120 के करीब MCQs की प्रैक्टिस करेंगे आज। कल थोड़ी सी एक्सटेंडेड क्लास होगी 3 बजे से 6 बजे तक, और उसमें हम इंशाल्लाह 9 तक कोशिश करेंगे कि 9 तक चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि अभी आपके जो पेपर है उसके लिए भी अब आपको सारे के सारे कोर्स की कवरेज दे दी जाए बिफोर यू गो इनटू एग्जाम। ज़्यादातर बच्चे जो अभी मेरे साथ ऑनलाइन हैं, आप अगर सब मुझे अपनी डेट बता दो कि किस डेट पे है आपका पेपर ITB का। एक बच्चे ने कल बताया था कि उसका 19 पे था, अदर दिन एक बच्चे के कोई और है, अब्दुल गफार आपका मुझे याद है 19। आपका नॉर्मली जो डेट क्या है वो, अच्छा कुछ 21, 23, 25, 19 पे भी है, ठीक है। मुझे जो कंसर्न ऑब्वियसली मैं एफर्ट करूंगा, सारे बच्चों के लिए करूंगा, मगर जिसका करीब तरीन होगा तो उसको मैंने आगे रख के प्लान करना है सारा। ठीक हो गया बेटा, मुझे अंदाजा हो गया। तो हमारा ऑब्वियसली आज हम 15 पे खड़े हैं, तो 15 का मतलब है कि 16, 17, 18, 18 के बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंशाअल्लाह ताला कल चैप्टर 9 तक कवर करा दूं, और परसों देखते हैं कि इंशाअल्लाह, वरना क्योंकि जिनका 19 पे होगा उसको एक दिन पहले तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, यानी मंडे तक, ठीक है। बट बहरहाल इंशाअल्लाह आपका कवरेज अच्छी हो जाएगी। कोशिश यही है कि कंप्लीटनेस हो, और कंप्लीटनेस की वजह से हमें चीज़ों को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हमें टिक नहीं लगाने। ठीक हो गया, स्टार्ट करें बच्चों। ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम चैप्टर 8 कवर करेंगे, और चैप्टर 8 में जो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से, ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से, या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज के हिसाब से अगर आप जाओ, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लें आप। अच्छा, इस क्वेश्चन में ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज के चैप्टर में आए तो फर्स्ट MCQ हमारे बिल्कुल, जिसको एट अ ग्लांस वाला जो एरिया है उसमें से बनाया गया है, और इसमें आते हैं क्वेश्चन क्या है, इन एडिशन टू कंपनीज एबिलिटी, पॉइंट समझिएगा, कंपनीज एबिलिटी कौन सी, टू अट्रैक्ट एंड हायर बेस्ट एम्प्लॉइज, यानी एक ये बात है, इन एडिशन टू, ये पहली बात है, ठीक है। इसके अलावा, ये तो हम खुद बता रहे हैं, यानी मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये पहली चीज तो है ही, और क्या है, और क्या है। तो हम आते हैं इसमें, इक्विप इक्विप देम, यानी एम्प्लॉइज को, जिनके ऊपर बात हुई थी, ये देखिए एम्प्लॉइज इसकी बात हो रही है, इक्विप देम विथ नॉलेज एंड स्किल दे नीड टू एक्सेल। तो ये भी क्या, इस पे भी सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेस करती है, हाँ बिल्कुल करती है। तो क्या सेकंड चीज हो गई, नॉलेज एंड स्किल। फिर क्या है, कंपनसेट देम फेयरली, फेयरली, तो ये क्या HRM में आता है, कंपनसेट, फेयर कंपनसेशन, यस। और फिर आता है मोटिवेट देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड परफॉर्म, किस पे, 8 हाई लेवल्स परफॉर्मेंस। तो ये कितने हो गए, दो। पहला क्या था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड हायर। दूसरा क्या था, उनको नॉलेज एंड स्किल इंपार्ट करना। तीसरा क्या है, कंपनसेट करना फेयरली, और क्या है, मोटिवेट रखना। तो ये चार की चार चीजें जरूरी हैं इस चीज के लिए, सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। अब चूंकि मेरा पर्पस इन स्लाइड्स का आपको टेस्टिंग भी है, आपको टेस्ट भी करना है, मगर साथ में आपको रिवाइज भी करवाना है, तो इसलिए मैंने ऐसी चीजें भी रखी हैं कि जिसको अगर आप अच्छे तरीके से इन MCQs को भी एडेंफी पे जो ऐप है, मोबाइल ऐप है मेरा, उस पर भी जगह आप तवज्जो से पढ़ोगे ना, तो आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा होगा। आप समझ रहे, मेरी स्ट्रैटेजी इन MCQs की मल्टीफोल्ड है। एक, आपको इनके थ्रू ही कोर्स रिवाइज करवा देना,
दूसरा आपको टेस्टिंग करना, ठीक है, तो डी इज करेक्ट। सैमसंग नोट, ठीक है बेटा, आ जाएगा मेरा ख्याल है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ डैश इन एन ऑर्गेनाइजेशन to achieve its strategic goals and objectives through creating a strategy for meeting current and future human resource needs. Human resource management में जो current human resource की needs हैं और जो future की human resource की needs हैं, उसके लिए एक अच्छी strategy बनाई जा सकती है। मगर main बात क्या है, human resource management is a in an organization, क्या है वो, की structure है, की function है, की policy है, none of the above। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, क्या पॉलिसी है? ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ फंक्शन, ठीक है, नोट कर लो, इज अ फंक्शन, की फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है बेटा। 3, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ये पहले टॉपिक से शुरू हो गए हम, यानी जिसको आपकी बुक ने, और आई मस्ट से बहुत अच्छी बुक है ये, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम ही मेरी अच्छी स्टडी है बेटा बिजनेस की, आईबीए कराची से एमबीए प्रेस्टिजियस स्कूल से, और कोई बुक ऐसी बिजनेस की नहीं अवेलेबल होती जो मैं परचेस करके ना पढूं। तो मेरे हिसाब से जो एक वास्ट जैसे होती है ना कोई हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ना, तो उन सब का आप समझे कि एक समरी है इस बुक में। इस वजह से मैं आपको कहूंगा, कल भी मैंने कहा था कि आप क्वालिफाई कर लो मगर इस बुक को अपने पास रख लो, ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। एनीवे, तो बुक में जो चीजें हैं, और हम तो ऑब्वियसली पेपर पास करने के लिए यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पे बिजनेस को भी बाद में करेंगे, अभी पेपर पास करना है। तो बुक को मैंने एक्सक्लूसिवली फॉलो किया है, ठीक है, सारी बुक को फॉलो किया है ताकि आपके क्वेश्चन हो सके। तो चूंकि इसने क्या कहा, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक कॉमन वर्ड लेबर भी लिखा है। क्यों लिखा है, आगे आ रही है बात, इसकी वजह आ रही है, लॉजिक आ रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज वन ऑफ द डैश ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हो? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक होता है लेबर, और उसी को हम कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात समझ आई? तो अब फिल इन द ब्लैंक्स करो। ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द डैश 2, 3, 4 या 5, कितने हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो वो जवाब इसका आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4, ठीक है, वन ऑफ द 4। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स को लेबर वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसको लेबर बोला जाता है, ठीक है दादा। आगे, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू डैश ऑफ द पीपल वर्किंग विद देयर माइंडसेट। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, यहां से लेके यहां तक कि क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द पीपल वर्किंग विद देयर माइंड्स एंड बॉडीज, abilities of the people working with their minds, economic contributions, या none of the above। जो तवज्जो से पढ़ेगा उसको आराम से चीज नजर आ जाएगी। और चलो शाबाश, गुड है स्नेहा बेटा, शाबाश, फिर रिवाइज करो बेटा, क्योंकि इट इज द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। देखिए एक्टिविटीज तो कुछ भी हो सकती है ना, एक्टिविटी बड़ा जनरल वर्ड है, एबिलिटी बड़ा जनरल वर्ड है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी एक्टिविटीज, हमारी एबिलिटीज सिर्फ वो वाली जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करती है वो हो जाती है। तो इस वजह से स्पेसिफिकली करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। The success of the business entity depends on dash and dash of the human resources। किस चीज पे? human resource यानी वो जो लेबर है, वो लोग हैं। तो सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द हेल्थ एंड माइंड, स्किल एंड एक्सपीरियंस, परसेप्शन एंड स्टेटस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंडक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, उसके स्किल एंड एक्सपीरियंस, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। 6, a critical success factor for an entity might be to have at its disposal sufficient, एक बड़ा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा एंटिटी के लिए कि उसके डिस्पोजल पे क्या हो, सफिशिएंट फाइनेंसेस विद लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज विद नेसेसरी स्किल्स हो, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एनी काइंड हो, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स हो। अब अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एनी काइंड सी, मगर एनी काइंड में तो एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, लाइक नालायक सारे लोग आ जाएंगे ना। इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमन रिसोर्स विथ नेसेसरी स्किल्स। ये इसलिए ठीक नहीं है कि फाइनेंस तो चलो चाहिए, मगर विथ लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी चाहिए हमें।
जितने फाइनेंशियल हो हमारे ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड हो, तो किससे हम सक्सेस कर सकेंगे? ठीक है बेटा, बी इज करेक्ट। The success of a business entity depends on the skill and experience of वही चीज। देखो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ अपनी कि मैं कैसे तुम लोगों को लेके चल रहा हूँ, कि आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें एग्जामिन कर रहा हूँ, फिर वही चीज अगले एमसीक्यू या किसी और में लिख के रिवाइज भी करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप इनको बड़ा वैल्यू देखना बेटा, वैल्यू देना इन चीजों को। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, देयरफॉर, अब बताओ, देयरफॉर विदाउट डैश स्किल्स it might be impossible to develop a business successfully. So without the limited skills, without the key skills, without the unlimited skills, or without the artificial skills, obviously without the key skills। अब देखिए एक बंदे के हमने एक बंदा रखा जो कि लिफ्टर जो होता है, मशीन जो होती है लिफ्टर, उसको चलाने के लिए रखा। अब वो कहता है जी मैं हेलीकॉप्टर चलाना जानता हूँ। हम कहेंगे यार हेलीकॉप्टर किस काम का हमारे लिए? मैं तुम्हारे पास स्किल तो है, बट वो स्किल नहीं है ना जो मुझे चाहिए। मेरे लिए की स्किल्स होंगे, वो स्किल सेट उनमें होना चाहिए। The success of a business entity depends on the skills and experience of its human resources। वही बात, therefore today's competitive business environment is based upon dash and dash। भाई चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या, कि स्किल और एक्सपीरियंस, तो किस चीज पे फोकस? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, नॉलेज एंड लर्निंग, नॉलेज एंड फाइनेंस, गवर्नेंस एंड लॉ। अब देखो इसके अंदर ना एक बात बताऊं मैंने आपको, मैं जरा बड़ा क्लोजली रखा है इसको, मतलब कि एक भी सही लगे ये भी सही लगे, इसको मैंने सोच समझ के ना बनाया। वैसे तो हर एक सोच समझ के बनाया, बट इसमें मैंने ट्रैप करने की कोशिश की तुम्हें कि कौन बुक पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। हमें किसी मखसूस कॉन्सेप्ट में रहना है, हमने ना अपनी जनरल नॉलेज यूज नहीं करनी कि मेरे हिसाब से ये ठीक है। आपको एग्जामिनर बुक पे एग्जामिन करेगा, उन कॉन्सेप्ट पे एग्जामिन करेगा। तो जो बच्चा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस सोच रहा है तो वो गलत है, क्योंकि ये असल में नॉलेज एंड लर्निंग है। गुड बेटा, काफी बच्चों ने सही बताया। Companies that succeed will be those that learn fast, use dash effectively and develop new insights। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है, ये आसान है क्योंकि यूज नॉलेज। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? लर्न की हो रही है। ठीक है, इस सेंस में आप देखो, यूज नॉलेज इफेक्टिवली एंड डेवलप न्यू इनसाइट्स। ये देखें यहां से ना आपको क्लू था, अगर आप इन दोनों क्लू को छोड़ दोगे आप एम्प्लॉइज लिखोगे। ठीक है ना, तो एम्प्लॉइज इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है। वैसे वो ठीक हो सकता है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखो इनसाइट्स कब डेवलप होंगी, लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको जो बार बार एक चीज सिखाता हूं, याद रखना, सवाल तवज्जो से पढ़ना है, उस सवाल में भी उसका जवाब होता है। ह्यूमन रिसोर्सेस आर मेनली एम्प्लॉइज, राइट? Which of the following is considered as a human resource? Full-time worker, part-time worker, work from home worker, या ऑल ऑफ द अबव? अब जब हम कहते हैं कि जी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉइज हैं, तो हर किस्म के एम्प्लॉइज हो जाएंगे। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो फुल टाइम हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, एम्प्लॉइज हैं वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। आप ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह समझो कि देखो एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में एक तरफ उसका क्या है रिसोर्स, रॉ मटेरियल, दूसरी तरफ क्या है उसका जो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन ह्यूमन। अब देखो ह्यूमन का उसके पास होना जरूरी नहीं है, उसके रिसोर्सेज जो उसके लिए काम कर रहे हो, चाहे इस हद तक भी कि हमारे लिए अगर एक फैक्ट्री है और कोई और हमारे लिए काम करता है, से फैक्ट्री 2 हमारे लिए काम करती है, तो उसके पास जो मौजूद लोग हैं वो भी तो हमारे लिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स बन गए ना हमारे लिए। ठीक है ना, ये बात खैर आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं उस वक्त आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस आर mainly employees, however human resources might also be dash। पहली बात क्या है, एम्प्लॉइज जिनको हमने हायर किया हुआ है, ये क्लू है यहाँ पे, जिनको हमने हायर किया हुआ है। कहता है हाउ एवर, इसका मतलब है उससे थोड़ी मुख्तलिफ बात करेगा, यानी उसकी बात करेगा जिसको हमने हायर नहीं किया होगा। एम्प्लॉइज हैं
तो हायर किए हुए। आगे सुनना, ह्यूमन रिसोर्सेज माइट ऑल्सो बी डैश हु प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड एक्सपर्ट सर्विसेज बट आर नॉट एम्प्लॉयड। यानी इसका मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स में नॉट एम्प्लॉयड लोग भी आ सकते हैं। ये कहना कि जी ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ एम्प्लॉयज है, नहीं, और भी हो सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स करो। डॉक्टर्स हु प्रोवाइड कंसल्टेंसी बट नॉट एम्प्लॉयड बाय द स्पॉन्सर्स, individuals who provide consultancy not employed by the entity, teachers और जनरल पब्लिक, लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। ये तो बड़ा आसान सा है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स और एंटिटी, इसका मतलब वो इंडिविजुअल्स जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हमारी, वो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स काउंट होगा। Which of the following might also be provided by subcontractors? अब देखिए जो सब कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, ठीक है, जिसको और अदर ऑर्गेनाइजेशन से, टू whom या विच वर्क हैज बीन आउटसोर्स। अभी जो मैं बात कर रहा था, हमने क्या किया है, एक है हमारे पास से एंटिटी ए, एंटिटी ए ने अपना कुछ काम आउटसोर्स किया हुआ है टू एंटिटी बी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, ये इस कोई और एंटिटी भी हो सकती है जिसको क्या किया गया है, आउटसोर्स किया गया है वर्क। तो क्या इसके लिए वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, मगर काम कौन सा वाला, जो ए से ताल्लुक रखता है, तो ए अपनी प्लानिंग में, देखिए ना, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब प्लानिंग करेगा ए से, उसको एक्सपेंड करना है, उसको बाहर से ऑर्डर्स एक्सपोर्ट्स करनी है, तो वो जब एक्सपोर्ट करेगा कैपेसिटी देखेगा ना, कहेगा मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, मेरे पास रॉ मटेरियल्स कितने हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ वो कैलकुलेशन करते वक्त अपने एम्प्लॉइज थोड़ी रखेगा, वो ये भी तो कहेगा ना फला फैक्ट्री में इतने वर्कर्स हैं, वो भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो इन अ वे वो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स बन सकता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following is the key objective of human resources? To ensure that sufficient finance is available at the required time, to ensure that human resources are available at the required time, to ensure that the employees are given high pay. जब हम ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी, ठीक है, फोकस इज ऑन द स्ट्रेटजी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, किस लिए बना रहे होते हैं? द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज बी, इसलिए बना रहे होते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि हमारे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जब हमें जरूरत होगी। मसलन अगर हमें लेट सपोज प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि हमने कोई ऑर्डर्स मीट करने, तो हमें वर्कर्स चाहिए। अब अगर अब वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई, मैनेजर्स की आपके पास जो है वो इंक्रीज हो गई, तो आपकी स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं है फिर। तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एट द राइट टाइम, एट द रिक्वायर्ड टाइम। बी इज करेक्ट। Which of the following is the function of human resource management? क्या human resource management बजाते खुद एक फंक्शन है? किसका फंक्शन है? एक एंटिटी के लिए ये फंक्शन है। अब स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें होता क्या है। इसमें असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कितने लोग हैं और कैसे हैं, करंटली अवेलेबल इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल्स, उसके क्या स्ट्रेंथ है, उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है। एस्टिमेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड, एक तो वो थे जो हैं, एक वो जो चाहिए होंगे इन फ्यूचर, इंक्लूडिंग नंबर एंड स्किल्स, इतने लोग चाहिए होंगे और इस किस्म के चाहिए होंगे। कंसिडर ways of filling the gap and ensuring that the entity has the human resources. Consider the ways कौन से? filling the gap। अब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाए, 3 एम्प्लॉय जॉब छोड़ जाए, वो जो गैप होता है उसको फिल करने का तरीका क्या है आपके पास, ठीक है। क्या आप इदारे के अंदर से, एंटिटी के अंदर से ही किसी को ट्रांसफर करके या इंटरनली आप उसको रिक्रूट करके उस काम में लगाओगे, बाहर से लाओगे, हायर करोगे, क्या करोगे? तो ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। It is necessary to consider reducing the number of employees whose skills are declining in importance through program of। देखिए बात ये है कि जब हम शुरू से हमने इस कोर्स में देखा था
तो एक एंटिटी का ऑब्जेक्टिव हमने क्या रखा था? देखिए, एक बात जहन में रखना, एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस में जब आप बिजनेस डिसीजंस करें तो फैक्ट्स की बेसिस पे करें, फीलिंग्स और इमोशंस की बेसिस पे ना करें। आप जब इस आम इंसान जिंदगी गुजारे तो उसमें बिल्कुल इंसान बनो, उसमें फिरौन ना बनो, उसमें जालिम ना बनो, लोगों का ख्याल रखना जरूरी है, ठीक है, उसमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करना जरूरी है। मगर जब आप आम इंसान से हटके किसी फंक्शन को हासिल करना चाहते हो और वो फंक्शन क्या है, प्रॉफिट, तो फिर आपको ऐसे डिसीजंस करने पड़ते हैं जो आप खुद अपने दिल पे भारी समझते हो। ये बिजनेस का उसूल है। एक जर्मन सीईओ पाकिस्तान की एक मल्टीनेशनल कंपनी में रखा गया था, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पाकिस्तानी कल्चर के बारे में पूछा, उसके अपने कल्चर के बारे में पूछा कि आपके यहाँ और पाकिस्तान में बिजनेस में क्या फर्क है। तो उसने बताया, क्या बताया, उसने कहा कि पाकिस्तान में लोग लंच और बिजनेस को मिक्सअप करते हैं। तो मैंने कहा, जी वजाहत करें, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है जर्मनी में कि लंच इज लंच, बिजनेस इज बिजनेस। फिर मुझे बात समझ आई कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब जाती चीजें जाती हैं, उसको अलग रखो, बिजनेस से दूर रखो। समझ रहे हो? तो अब देखिए देखिए आजकल का जो दौर है डिसरप्टिव है, नई चेंजेस आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से हम एजुकेशन, पूरे मुल्क से आप बच्चे बैठे हो हजारों, जो इसको लेक्चर को कुछ लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। तो देखो ये न्यू चेंजेस हुई है। अब जो इदारे पुराने मॉडल पे काम कर रहे थे, अगर वो उसी मॉडल पे काम करते रहेंगे तो बेटा वो आउट ऑफ मार्केट चले जाएंगे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती है। ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का दौर है। तो अब एक बड़ा मुश्किल फैसला होता है, ये पूरी बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, वो बड़ा मुश्किल फैसला होता है लोगों को निकालना। ठीक है, तो लोगों को निकालना, ये फायर करना बड़ा मुश्किल फैसला होता है। मगर एक बात याद रखना, बिजनेस के उसूलों में से एक उसूल है कि राइट पर्सन ऑन द बस, राइट पर्सन ऑन द बस, रॉन्ग पर्सन ऑफ द बस, याद रखो। और राइट पर्सन ऑन द बस ऑन द राइट सीट, जब ये कर लोगे ना तो बेटा कामयाबी पाओगे। तो अब वो कहता है डिक्लाइनिंग, अगर उनके स्किल्स होंगे तो क्या करेंगे जी, उनको निकाला जाएगा। कंसिडर करो, कहता है क्या करो, रिड्यूस करो नंबर को। कैसे कैसे करो? रिडंडेंसी के थ्रू, रीट्रेनिंग के थ्रू, रिलोकेशन के थ्रू। इसका मतलब क्या है, सिर्फ निकालना नहीं होता, वो मुश्किल जरूर है। वो रिडंडेंसी का मतलब होता है निकालना, रिडंडेंट हो चुका है इसको मतलब है निकालो। रीट्रेनिंग, उसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अब नए स्किल सिखाओ ताकि वो नया रोल परफॉर्म कर सके जो आपको चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, रिलोकेट करो। इस बंदे की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे किसी और ब्रांच में किसी और फंक्शन के लिए उसकी जरूरत है, या सेम फंक्शन वहां पे अभी रिडंडेंट नहीं हुआ, उधर भेज दो उसको। तो इन तीनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन इज डी। अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ, किसकी बात हो रही है नोट कीजिएगा। और मैं बार बार बोलूंगा, लफ्जों को जरूर बेटा तवज्जो देना पेपर में, जब आप सवाल देख रहे हो तवज्जो देना, ठीक है, कि क्या लफ्ज लिखा है, जल्दी नहीं। मगर टाइम की फिर भी हमें ख्याल रखना होता है। मगर मेरा यह है कि आपने ना जंप टू द कंक्लूजन ना करो, उकाब की नजर रखो। उकाब दूर से ना एक छोटी सी डिटेल भी देख लेता है, तो डिटेल्स में जाओ, देखो लफ्ज क्या है। ह्यूमन रिसोर्स देख के आगे नहीं बढ़ो, प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, consist of dash of the human resource that will be required at a given time in future and क्लूज दे रहा हूं बेटा, क्लूज तो आपको देखो पढ़ाना सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ेंगे आप एमसीक्यूज को। फ्यूचर एंड प्लान्स फॉर ensuring that the required numbers and skills will be available। अब आप देखें, इसमें सीधा सीधा प्लान नहीं, फोरकास्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आपको ना वहीं से क्लू मिल जाएगा। आप बताएं क्या होगा इसमें। ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ अ फोरकास्ट, फोरकास्ट कि हमें कितने लोग चाहिए होंगे, ठीक है। अ ह्यूमन रिसोर्स प्लान टिपिकली लुक फॉरवर्ड अबाउट, अब टिपिकली ये लिखा है टिपिकली, इसका मतलब आगे पीछे हो सकता है, बट टिपिकली कितना होता है, 2 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 7 years, and none of the above. This is 3 to 5 years. Which of the following area a human resource plan of a business enterprise would not cover? Would not cover, इस लफ्ज पे हमेशा जहन में रखना फोकस, वुड नॉट कवर। कहता है बिजनेस प्लान में क्या कवर नहीं, एचआर का जो हमारा प्लान होगा, एचआर का प्लान होगा, उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ,
ये शामिल होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव स्किल्स शामिल होता है। मोटिवेशन स्ट्रेटजी शामिल होती है। तो कौन सी चीज शामिल नहीं होगी? ये तो सारे शामिल है, इस वजह से नन ऑफ द अबव। 19 which of the following area or activity is included in the HR plan, human resource plan? Redundancy, यानी where some employees will be surplus to requirements, retraining, human resource requirement skills and strength। तो बात ये है, ये तो सारे शामिल है, इस वजह से ऑल ऑफ द अबव। द एरिया ऑफ जॉब एनालिसिस, ये टर्म है, याद रखना। द एरिया ऑफ जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, ये एक एरिया की बात हो गई, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी एक एरिया है। जो मॉनिटर एंड कंट्रोल डेवलपमेंट, तीसरा एरिया, मॉनिटर एंड कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। प्रमोशन एंड रिवार्ड्स आर कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? कौन सा प्लान होता है जिसमें ये एरिया शामिल होते हैं? फिस्कल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मैनेजमेंट प्लान या अकाउंट्स एंड ऑडिट प्लान? ये ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लान का हिस्सा होता है। तो अगर आपको देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान में क्या चीजें होती हैं, ये वाली चीजें होती है उसमें। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड बी जनरल, पेसिमिस्टिक, रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। क्या होनी चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड बी एब्सोल्युटली realistic. Which of the following environment factor is not taken into consideration in the HR plan? Human resource plan में कौन सा environmental factor है जो consider नहीं होता? Trends in sub contracting and outsourcing, जो सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? कंपटीशन फॉर हाई स्किल human resources for competitors and other businesses such as programmers, यानी कि जो जॉब मार्केट है उसके अंदर अगर कंपटीशन हो, लोग कम हैं और हायर करने वाले कंपीट कर रहे हैं, जॉब्स कम हैं और कंपीट कर रहे हैं, तो इस तरीके की क्या बात हो रही? कंपटीशन फॉर हाई स्किल लोग हैं, जैसे प्रोग्रामर्स, ठीक है। जैसे जो आजकल ये ट्रेंड आएगा और मैं बता रहा हूँ, आईटी और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर होगा, यानी जो 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 वेरी वेल पेड जॉब्स होंगी फ्यूचर की। चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉसिबली विद इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स। तो देखिए, क्या ये सारे के सारे आपको लगता है कि एनवायरमेंट फैक्टर हैं? और क्या आपको लगता है कि ये एचआर प्लान में शामिल नहीं किए जाते, कंसिडर नहीं किए जाते? तो जवाब ये है कि नहीं, ये तो किए जाते। इस वजह से नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट। ये सारे एनवायरमेंट फैक्टर कंसिडर होते हैं, टेकन इनटू कंसीडरेशन होते हैं, इस वजह से चूंकि नॉट लिखा था तो ये नन ऑफ द अबव। Which one of the following is the environmental factor that is taken into consideration in the human? कौन से? Availability of individuals who are trained in a particular skill or vocation, government policies such as changes in the retirement age of workers, educational system and the number of students going from elementary school to college, university, ये सारे environmental factors हैं और सारे के सारे HR planning में consider होते हैं, इस वजह से all of the above is the correct option. Which of the following is environmental factor that is taken into consideration in human resource planning? अब इसमें से सर सोच समझ के बताना। Changing government laws and regulations, trends in IT and other technological changes that might affect, तो जो business के environment में IT है, IT के अंदर changes हैं, technological changes हैं that might affect labor requirements। तो मुझे बताओ labor requirements क्यों change होंगी? सपोज करें कि ये एक ऐसी मशीन, एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा फंक्शन आ गया जिसने 50 लोगों की रिडंडेंसी कर दी, तो हम इस पर क्यों हायरिंग करें? तो एनवायरनमेंट के ये फैक्टर्स है ना, हमें रखने पड़ेंगे जहन में। तो इन एनवायरनमेंट फैक्टर्स में ए को अगर देखो तो ए इज नॉट ए फैक्टर, नॉट इवन, क्योंकि गवर्नमेंट लॉज को हम कैसे चेंज कर सकते? चेंजिंग गवर्नमेंट लॉज, ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ आप जरा सोच समझ के। हमारे लिए लिखा है या गवर्नमेंट के लिए लिखा है, ये बस सोच लो। इसको मैंने डिस्कस कर लिया, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चेंजिंग इसका मतलब है अगर हम तो कर नहीं सकते, मगर एज एडजेक्टिव देखा जाए तो चेंजिंग का मतलब है वो लॉज जो चेंज हो रहे हैं और रेगुलेशंस जो चेंज हो रहे हैं। अब जरा सोचो कि भाई अगर गवर्नमेंट की चेंजेस हो जाए, पहले गवर्नमेंट ने कहा था, अब देखिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है आते ही उसने क्या कहा, जी मिनिमम वेजेस इतनी होंगी, चेंज हो गया।
एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो जरा सोच के बताओ, इन दोनों को पढ़ने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो 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 अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें बेसिकली आपने ना, अब यहाँ मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, याद रखना मेरी एडवाइस। मैंने दोनों चीजें आपको ना इन अ वे ट्रेप किया, एक्सप्लेनेशन ऐसी दी ताकि आप इस चीज तक पहुंचो। देखो आपको मैंने दो वजाहतें दी थी एक ही। एक वजाहत वो थी जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट लॉज को चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद चेंज करेगी। अब इसी जगह पे अब मेरा इस एमसीक्यू को बनाते वक्त ये बुक को बेस बनाया हुआ है, हर एक चीज जो बुक पे है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट ए जो था, अब बनाते हुए मेरा मकसद क्या है, यहाँ आके ना जजमेंट यूज करनी पड़ती है कि चेंजिंग का मतलब, मैंने जब लिखा इसका मतलब हम एज बिजनेस पीपल हम लॉज चेंज करें, हमारे कंट्रोल में थोड़ी होती। उस सेंस में देखोगे ओनली बी विल बी करेक्ट। तो जहां आप ऐसा देखो कि आपकी वो, वहां अब मैं आपको एडवाइस क्या करने वाला हूँ, एडवाइस ये करने वाला हूँ बेटा कि ऐसे एमसीक्यूज में डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम, आपका टाइम बड़ा क्रूशल होता है। वहां ना रुक नहीं जाना कि जी बस आप सोचे जा रहे हो, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आपको लगता है कि यार ये बड़ा क्लोज है, बिस्मिल्लाह पढ़ो, एक पे चले जाओ। ठीक है ना, बी बोल्ड। आपने अगर टाइम जाया किया ना एक के लिए, पता है क्या होगा, एंड पे आपके 10 रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैंने डिजाइन ही इसलिए किया था एमसीक्यू, ताकि मैं आपको ये एडवाइस दे सकूं। क्लियर है ना बेटा। नेक्स्ट 25, पॉपुलेशन trends and total size of the workforce in each country where the entity has its operations is the dash factor considered in human resources, social factor, demographic, environmental, economic. तो this is an environmental factor, क्योंकि HR की बात हो रही है, उसके environmental factors की बात हो रही है। Which of the following involves the observations, involves the observations। अब यहां से एक किस्म की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही, क्या, ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब। फिर खुद बता रहे हैं कि वो ऑब्जर्वेशन और स्टडी किस चीज की होगी, जॉब के किन एस्पेक्ट के बारे में। पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन कौन सी, लाइक स्पेसिफिक टास्क दैट कंप्राइज इट। अब एक बंदा है सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसकी जॉब क्या है, सिक्योरिटी गार्ड, उसके स्पेसिफिक टास्क क्या होंगे, वर्दी पहने, गन अपने पास रखे, टाइम पे हो, लोगों को चेक करे। तो ये क्या है, स्पेसिफिक टास्क जो उस जॉब को कंप्राइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज नेसेसरी। अब उसको गन चलानी ना आती हो, ठीक है, उसको चेंबर ना करना आता हो, तो वो नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज कौन सी हैं। एनवायरमेंट इन विच इट इज परफॉर्म, वो जो जॉब है वो बाहर धूप में खड़े होकर, एक बंदा कहे जी मैं तो भाई मुझे तो एयर कंडीशन में बैठा दो, तो एक अगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप समझ गए इन चीजों को, जॉब की इन चीजों को क्या ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, किस चीज की डेफिनेशन है ये, जॉब एनालिसिस, जॉब प्लानिंग, जॉब रिक्रूटमेंट या जॉब परफॉर्मेंस, क्या हो रहा है बताओ, बताओ सोच समझ के बताओ, ये क्या हो रहा है, जॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन, लफ्जों पे फोकस, एंड स्टडी। देखो एक मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर मैनेजर वो देख रहा होता है काम कैसे चल रहा है, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्वेशन को ऐसे ना ले जाओ कि जी कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बता रहा हूँ एग्जामिन होगा, ये डेफिनेशन एग्जामिन होगी, मुझे फील है इसकी। क्यों, क्योंकि इसको लोग समझते नहीं है। ये है बेटा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़े। Which of the following use the information obtained through job analysis। जो जॉब एनालिसिस से हमें इंफॉर्मेशन मिली, वो इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में होगी, उस जॉब की होगी। पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन जब उस जॉब की होगी, कैसे, सचेज कैसे, टास्क कौन से हैं उस जॉब के, उस जॉब के लिए नॉलेज स्किल एबिलिटीज कौन सी चाहिए, एनवायरमेंट क्या है। जब हमने इसको मालूम कर लिया तो हमारे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन। ये हमने किस प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल की, हमने जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस था वो परफॉर्म किया, जॉब एनालिसिस के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। तो क्या कहता है, which of the following use the information obtained through job analysis to develop job description। इसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज करते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं।
जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इसकी बेसिस पे हम बनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कौन यूज कर रहा होता है, कौन कंप्यूटर्स यूज कर रहे होते हैं, जॉब होल्डर्स कर रहे होते हैं, या मैनेजर्स हैं, या ना। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन कौन बनाएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन कौन बनाएगा, और किस बेसिस पे बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन कहां से हासिल की गई, इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन हासिल की गई है जॉब एनालिसिस से। तो मैनेजर्स है ना, लोग होंगे ना, लोग होंगे ना। गुड बेटा। जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो आसान है। जॉब स्पेसिफिकेशन इज परफॉर्म्ड इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Which of the following is included in job analysis? बताओ भाई, which of the following is included? Writing job description, कि भाई इसका काम है सिक्योरिटी गार्ड का, ये काम करता है। होल्डिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, सिलेक्टिंग एंड प्रमोटिंग स्टाफ, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। ये सब शामिल है इसमें जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस जब किया जाता है इन सबका किया जाता है। Which of the following includes performing a training need assessment? ये याद रखना, एक एब्रिविएशन, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ये भी इस्तेमाल होता है, टीएनए इस्तेमाल होता है, टीएनए, ठीक है, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। कहता है which of the following includes, किसमें शामिल होता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना। ये देखना कि एम्प्लॉइज के, मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें कस्टमर से डील करना पड़ता है, तो ये देखने की जरूरत है कि कौन कौन कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है, उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है, उनका बोलने का तरीका क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हमें पता चला कि जी हमारा जो वर्क फोर्स जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, उसमें से 80% ऐसे हैं जो वेल ड्रेस्ड भी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पता चलेगा, ये इनको ड्रेसेस दो, मगर अगर हमें पता चले कि उनको तो से बात ही नहीं करना आती, तो ट्रेनिंग देंगे ना उसको, तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स परफॉर्मिंग, कहां शामिल होता है ट्रेनिंग नीड, ये शामिल होता है जॉब एनालिसिस में। जॉब एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन, दोनों इसके अंदर ये भी शामिल है, नॉट जस्ट एज ह्यूमन रिसोर्स बट आल्सो एज अ कंपनसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है। Which one of the following is the purpose of the job analysis? क्या पर्पज है उसका? Produce a specification of qualities needed for the individual who will do the job. किस किस्म का बंदा चाहिए? जैसे मैंने एग्जांपल दी, सिक्योरिटी गार्ड है, उसका कद क्या होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पर्सन की स्पेसिफिकेशन, उसकी एज, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोड्यूस डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, जॉब बजाते खुद, सुबह को इस टाइम पे आएगा, यहाँ छतरी के नीचे बैठेगा, लोगों को चेक करेगा, इस तरीके से बात करेगा। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस, क्या पर्पस है जॉब एनालिसिस का, इसमें से ए पर्पस है, बी पर्पस है, सी पर्पस है, या डी है? तो दोनों ए और बी है, इस वजह से सी इज करेक्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको क्या बताया था, जॉब एनालिसिस करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन मिलती है बड़ी क्रूशियल, उसकी बेसिस पे जॉब डिस्क्रिप्शन जेडीज डिजाइन होते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ फॉर्मल रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। सीईओ क्या करेगा, सीएफओ के क्या काम है, हेड ऑफ मार्केटिंग की क्या, हेड ऑफ फाइनेंस की क्या काम, हेड ऑफ ऑपरेशंस की क्या काम है, मैनेजर अकाउंट्स का क्या काम, असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम है, रिटन लिखा हुआ होना। जॉब पर्पस एंड स्कोप, जॉब पर्पस एंड स्कोप, पर्पस क्या है, क्यों इसको काम क्यों दिया गया, कितना काम दिया गया, क्यों, फॉर्मल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब होल्डर। तो क्या जेडीज में ए बी सी शामिल होता है या डी होता है? तो डी होता है, जेडीज में सारी चीजें शामिल होती है। इन एडिशन टू जॉब टाइटल, गौर से सुनना, इन एडिशन टू जॉब टाइटल, जॉब टाइटल का मतलब क्या है भाई, मिस्टर सलमान, मिस्टर सलमान, ठीक है। अब मिस्टर सलमान क्या है जी, उसकी जॉब टाइटल क्या है, CFO, ये जॉब टाइटल हो गया। तो कहता है इन एडिशन टू जॉब टाइटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जब जॉब डिस्क्रिप्शन किसी की भी बनाई जाएगी तो उसमें जॉब टाइटल होगा ना, कि जो डिस्क्रिप्शन बनाई जा रही है वो CFO की बनाई जा रही है, बेशक वो इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, सलमान साहब नहीं है, खाली है, CFO की हम जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं।
तो क्या उसका रखेंगे, जॉब का टाइटल भी रखेंगे और क्या रखेंगे, टास्क टू बी परफॉर्म्ड, रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, रिपोर्टिंग लाइंस, रिलेशनशिप विद अदर, इसका मतलब है कि अकाउंट्स वाले जो होंगे वो कैसे फाइनेंस से लिंक होंगे और वो कैसे मार्केटिंग से लिंक होंगे। आपका काम है तो फाइनेंस का, मगर आप लिंक होंगे अकाउंटिंग वाले के साथ, आप क्योंकि उसको सुपरवाइज करोगे। आप लिंक होंगे मार्केटिंग के साथ क्योंकि वो आपको अपनी नीड्स बताएगा, आप प्रोडक्शन के साथ होंगे। तो इस तरीके से रिलेशनशिप विद अदर्स, और दूसरी क्या, रिपोर्टिंग लाइन, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपको कौन रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह सलाम, तो ये सारी की सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल होती है। क्या, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीजें। तो कितनी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने इस स्लाइड में मैंने बताई हैं, कितनी चीजें बताई हैं, 4 बातें बताई, 4, क्योंकि 3 ये और चौथी ऊपर रखी है। इस स्लाइड में 4 चीजें कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है, जॉब टाइटल होता है, टास्क टू बी परफॉर्म्ड होता है, रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स होता है, और रिपोर्टिंग लाइंस। Which of the following is not included in job description? Not included. Physical and mental skills required, duties and responsibilities, working conditions, ये तो सारे शामिल होते हैं। इसमें क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड, भाई ये भी तो शामिल होती हैं। तो 4 पहले और 3 ये, 7 चीजें कंटेंट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन पे बात हो रही है। किस चीज पे बात हो रही है कि इसकी कंटेंट क्या होती है, इसमें क्या शामिल होता है, ठीक है। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन क्या आपकी एवीपी, पोजीशन क्या आपकी वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, विद इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, उस हायरार्की में, एंड रेंज ऑफ एनुअल रेम्यूनरेशन, एक तो हायरार्की में और दूसरा सैलरी के हिसाब से, रेम्यूनरेशन के हिसाब से जो रेंज होता है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें शामिल होता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये लिखा होता है, जॉब एनालिसिस में लिखा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है, या ऑल ऑफ द अबव। अभी तो हमने पढ़ा कि जॉब टाइटल किस में होता है, जॉब टाइटल जॉब पोजीशन क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल होता है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन अभी आने वाला है, जॉब एनालिसिस पहले हमने पढ़ लिया, ये आ गया आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या करता है, स्पेसिफाइज, describes the qualifications and skills necessary for specific job। अब समझना मेरी बात, आप जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो 2 बातें बताई जाती है उसमें, एक बताया जाता है कि तुम में क्या हो, और ये चीजें पाई जाएंगी, आप में ये चीजें होंगी तो आप हमारा ये काम कर सकोगे। एक तो बताया जाता है कि आप में क्या पाया जाए, और दूसरा बताया जाता है कि काम क्या करना है तुमने। तो जो चीजें ये बताई जाए कि आप में क्या पाया जाए वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, और जो आप करोगे आके जॉब मिलने के बाद वो जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। समझ आ गया, एक कहलाता है जॉब स्पेसिफिकेशन और दूसरा कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, ये वो क्वालिफिकेशंस और स्किल्स हैं जो जरूरी है किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो इसका मतलब वो बंदे में होगी ना। तो आगे देखिए क्या है, इन 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 टर्म्स ऑफ क्या, qualifications and skills necessary for a job in terms of education experience, personal characteristics, physical characteristics। तो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, ये वो चीजें हैं जो क्वालिफिकेशंस हैं। तो क्वालिफिकेशंस तो फिजिकल भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि जी जॉब कौन सी थी, सिक्योरिटी गार्ड की, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, क्या क्या चाहिए उसमें, हमको पीएचडी तो नहीं चाहिए ना भाई, एक बंदा चाहिए यंग, स्ट्रॉन्ग बिल्ड, टॉल, इस किस्म की, तो वो उसकी जॉब्स पे, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए इसमें, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, जी वो डरपोक ना हो, बदतमीज ना हो, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू डेवलप रिक्रूटिंग मटेरियल। अब रिक्रूटिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया, ठीक है, आपने ब्रोशर बनाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या होता है, आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन सी चीज जो नीचे लिस्टेड है उसमें से शामिल करते हो, जॉब स्पेसिफिकेशन उसमें शामिल करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन शामिल करते हो, दोनों करते हो, या ये चीजें नहीं शामिल होती। तो अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें ये दोनों चीजें पाई जाती है। जॉब स्पेसिफिकेशन भी होता है, जहां लिखा है ना क्वालिफिकेशंस, जहां लिखा होता है क्वालिफिकेशंस, ठीक है, एड उठा के देखो लिखा है क्वालिफिकेशन, समझ जाओ ये किसकी बात हो रही है, जॉब स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। और जहां लिखा होता है क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो किसकी बात हो रही है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है।
या जहां लिखा होता है डिटेल्स ऑफ द जॉब कुछ, तो दोनों चीजें मटेरियल में, कौन से मटेरियल में, रिक्रूटिंग मटेरियल में। अब आगे देखो रिक्रूटिंग मटेरियल किसको कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रिक्रूटिंग मटेरियल, बताओ भाई। न्यूज़पेपर्स, इसमें न्यूज़पेपर्स इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड पब्लिकेशंस, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, तो क्या इन सबके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है? यस, ये सारे के सारे क्या है, रिक्रूटिंग मटेरियल से, इसके थ्रू हमें लोग मिलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड इन डैश टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल एप्लीकेंट फॉर द जॉब वैकेंसी। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आर यूज्ड इन किसमें, ट्रेनिंग प्रोसेस, promotion process, selection process, and none of the above, and the correct answer is selection process। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, इसमें दोनों, एड देते वक्त ही हम क्या कहते हैं, एड देते वक्त ही हम ये कहते हैं कि भाई आप में ये होना चाहिए और ये काम तुमने परफॉर्म करना है, फिर सीवी आएगी, फिर हम उसको मैच करेंगे, फिर प्रोसेस से गुजारेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये दोनों चीजें क्या इंश्योर करती है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, क्या आइडेंटिफाई होता है, मोस्ट सूटेबल एप्लीकेंट हमारे लिए। अगर जॉब सपोज करें कि जी वो जिसको कहते हैं ना कि ये लाइन इंचार्ज या प्रोडक्शन लाइन इंचार्ज की जॉब थी, तो अगर हमने बताया होगा कि जी इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और हर किसी ने एप्लीकेशन दी, तो इस प्रोसेस की वजह से हमें पता चल जाएगा, ये दो चीजें शामिल करने की वजह से पता चल जाएगा कौन से रेलेवेंट लोग हैं, कौन से इरेलेवेंट। इरेलेवेंट को हमने हटा दिया, रेलेवेंट को हमने प्रोसेस से गुजारा। Once the human resource managers have developed a HR plan, they begin, क्या करते हैं वो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो वो ऑल ऑफ द अबव, ये पूरा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ऑल ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि रिक्रूटिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक पेज नंबर है 36, 136 पे भी इसकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की आपस में जो डिपेंडेंस है वो दी गई। इसमें 5 स्टेजेस हैं, वो अभी आने वाली है, तो दोनों प्रोसेस कनेक्टेड है, इस वजह से दोनों स्टार्ट होते हैं। पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, मगर उसका नेसेसरी कंटिन्यूएशन जो होगा वो सिलेक्शन में जाएगा। Which of the following includes an estimated demand for new staffing needs, their job duties and responsibilities and the qualifications? तो किसकी बात हो रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात हो रही है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, एचआर की बात हो रही है, प्लान की या जॉब। Which of the following includes estimated demand for new staffing needs, estimated demand for new staffing needs, their job duties? तो किसकी बात हो रही है, एचआर प्लान की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि न्यू स्टाफिंग नीड्स, देयर जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, तो प्लान ही तो है। व्हाट इज नेसेसरी टू बिगिन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्या जरूरी है भाई, पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या ये जरूरी है, पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट, ये प्रोसेस है, एचआर प्लान है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है। देखिए हम प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट का और सिलेक्शन का, जब हम प्लान बना चुके होंगे, ठीक है, जब प्लान बना चुके होंगे। क्यों, क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट भी तो उसका हिस्सा होगा ना रिक्रूटमेंट का। हम तो क्या कह रहे हैं, टू बिगिन रिक्रूटमेंट, यानी उससे भी पहले क्या चाहिए, उससे भी पहले तो प्लान चाहिए ना बेटा। बस स्नेहा इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मैं डिफरेंस मैंने बनाए हैं, इसके सवाल बनाए, मैं उसको कवर करूंगा। अगर क्लियरिफाई हो जाए स्नेहा तो बता देना, वरना बेटा दोबारा सवाल पूछना है। Which of the following is the first step of recruitment? अब बताओ फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। अब ये वाली जो स्लाइड्स है ना, ये वहीं से बनाई गई है, 136 से बनाई गई है, जहां स्टेजेस गिवन है। तो आप देखेंगे तो पहली स्टेज क्या है इसमें, Which of the following, अब आप हम अपने हिसाब से तुक्का नहीं मारेंगे, हमें ऑब्वियसली एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसको फॉलो किया जाता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। आइडेंटिफाई द स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब, obtain application for the job, agree the vacancy to be filled। आपको मैं बताऊं,
आप ए और बी का सोच रहे होंगे, हकीकत में ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होता है ना, वो ये डिसाइड करना होता है मैनेजमेंट को, एग्री द वैकेंसी टू बी फिल्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये डिसाइड करो ना कि कौन सी वैकेंसी है जिसको फिल करना है, उसके बाद आप स्किल्स देखोगे ना। वैकेंसी फिल करना और कितनी फिल करना, हमें जरूरत है कि नहीं है तो कितनी है, पहले तो ये फैसला करेंगे ना हम, ठीक है ना। इस वजह से आप देखिए ये पेज 136 पे स्टेज 1 लिखा है रिक्रूटमेंट की, एग्री द वैकेंसी टू बी फिल्ड, उसके बाद ही 2। अब आप आसानी से समझ जाओगे विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ थोड़ी सी ना बेटा मेमोराइजेशन चाहिए इन स्टेप्स की। सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेज क्या है इसकी, सेकंड स्टेज क्या है, ऑब्टेन एप्लीकेशंस फॉर द जॉब, agree the vacancy to be filled, identify the skills, तो ये identify the skills, पहला क्या आया, पहला स्टेप क्या है, agree the vacancy to be filled, दूसरा है identify the skills needed for the job, और थर्ड स्टेज क्या है, obtain applications। इसी ऑर्डर में पहली स्टेज क्या है, agree, किस चीज पे करेंगे हम, के vacancy to be filled, दूसरा क्या करेंगे हम बताओ, स्किल्स जो उसके लिए चाहिए वो हम आइडेंटिफाई, तीसरा फिर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन। फिर अब सुना स्नेहा, तुम सुनना बेटा, अब ये जो 3 काम हुए ना, अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं सारे बच्चों को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट के रिक्रूटमेंट क्या है और सिलेक्शन क्या है। देखो ये ना एक प्रोसेस की 2 स्टेजेस हैं। रिक्रूटमेंट में 3 चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट 3 स्टेजेस पे होता है, जो अभी मैंने बताई। पहले ये फैसला करना कि कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी हैं जिसको फिल करना है, ये फैसला करना। हमें 3 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हमें 2 प्रोडक्शन के वर्कर्स चाहिए, हमें नाइट शिफ्ट के लिए मैनेजर अकाउंट्स चाहिए। तो ये हमने क्या किया, पहला फैसला। दूसरा क्या होता है उसमें, हम रिक्रूटमेंट में दूसरा फैसला ये करते हैं कि उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है। अब अकाउंट्स वाला, मैनेजर अकाउंट्स के लिए हमें चाहिए कम से कम बीकॉम, कम से कम बी जी फला क्वालिफिकेशन, उसको ये आना चाहिए, उसको ये आना चाहिए, ये बुक ये सॉफ्टवेयर यूज कर सके। और तीसरा फैसला क्या था, हमने एप्लीकेशन। अब एक बात समझना, जब आपके पास वो एप्लीकेशंस आ गई स्नेहा, आ गई, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। सिलेक्शन किसकी, उस बंदे की, मगर उससे पहले उन सीवीज की, उससे पहले उन लोगों की पोटेंशियल्स, ठीक है। तो हम आम जबान में रिक्रूटमेंट, सारे प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं हम ना, मगर एचआर इसको डिस्टिंक्शन करता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम जनरल क्या करते हैं, सारे के सारे लोगों से हम ना वाइड एक लोगों से डील कर रहे होते हैं, वाइड, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ताकि हमारे पास सीवीज आए। आ गई, अब आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया टेक्निकली स्पीकिंग, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ, सिनेहा सुनना बेटा, आपने सवाल किया था इसलिए आपका नाम ले रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेज, ये इसका मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ना स्टॉप नहीं हो जाएगा, ये रिक्रूटमेंट हो गई अब ये सिलेक्शन नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेज, यानी कि सिलेक्शन की पहली स्टेज। अब सीवी आ गई, क्या करना पड़ेगा, आपने अगर चार्ट देखा हो तो आप क्या करोगे, आप obtain एप्लीकेशन फॉर द जॉब, आइडेंटिफाई, ये तो पिछली स्टेज के थे। ये एडिटिंग की वजह से बेटा, ठीक है भाई, ये हो गया सिलेक्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेज, यानी सिलेक्शन की सेकंड, इंटरव्यू कर लिया, अब क्या करोगे, ऑफर द जॉब। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टेज 1 2 3 4 5, बट अलग नाम रखे गए। एप्लीकेशन आने तक क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट, उसके बाद का प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटरव्यू करना, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन कहलाता है, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग who work for an organization are extremely valuable assets, ये तो बहुत आसान है, पीपल, यहां एम्प्लॉइज नहीं लिखा, एम्प्लॉयर लिखा है, ठीक है, नोट करना। An organization would not exist and could not operate without rules and regulations, human resource, registration, premise, human resource। ऐसी एंटिटीज अभी आएंगी फ्यूचर में, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, जो 100% ऑटोमाइज्ड हो,
100% ऐसी चूंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रिप्लेस कर रही है। तो इंटायर फंक्शंस में अब जैसे देखें ड्राइवरलेस कार्स, और ड्राइवरलेस कार्स को अभी तक मास प्रोडक्शन में नहीं लाए, क्योंकि इसलिए कि एक ड्राइवर जो इंसान है जिसको अल्लाह ने अकल दी हुई है उस सिचुएशन को फेस कर रहा होता है और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। भाई एक तरफ से ये गाड़ी आ रही है, इधर से मोटरसाइकिल आ रही है, सामने ब्रिज है, उसकी मेमोरी भी है, इसके बाद आगे जो है ना रोड नेरो हो जाएगा। तो अब एक ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करना, तो जितने ह्यूमन ड्राइवर्स हैं उन सबका तजुर्बा जब तक एक जगह किसी कोड में नहीं आएगा, जब तक उस रोबोट के जहन में नहीं आएगा, इसीलिए वो टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग मिलियंस ऑफ टाइम्स वो टेस्टिंग कर रहे हैं हर किस्म की सिचुएशन, व्हेन दे आर सेटिस्फाइड फॉर मास प्रोडक्शन, एंड दैट विल बी अ बिग रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ तो ह्यूमन रिसोर्स के बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इन फ्यूचर आई कैन सी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि हो सकता है कि आपका भाई कल कोई इस किस्म की कोई इन्वेंशन कर ले, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में बिलीव करता हूँ बेटा। मैं देखो आपके लिए मोबाइल ऐप क्या क्या चीजें, अब मेरी इवन टेक्स पे बड़ी रिसर्च है, मैं टेक्स का एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी जिसको कहते हैं ना कि जो मोबाइल ऐप या रिसोर्स डेवलप कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के टैक्स का गूगल होगा, जिसमें एवरीथिंग अबाउट टैक्सेशन, ये आप स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये प्रोफेशनल्स के लिए होगा। जो ये चीज मैं बना रहा हूँ ना, तो मेरा वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑटोमाइज्ड हो। वो जब मेरी पूरी टीम है बेटा, ठीक ठाक लेवल की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी है, मगर उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पीपल लेस हो, क्यों, ऑटो पे चलेगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बेटा होंगी, मैं आपको बताऊं, बट अभी नहीं है, अभी लोग होते, अभी बगैर लोगों के काम नहीं है। Efficiency and effectiveness of an organization depend on the DASH and DASH of its employees. Employees की क्या, health and finance, plans and strategies, skills and abilities. So this is skills and abilities. Which of the following change may occur in the workforce over time? Over time क्या होता है, some existing employees leave, employees who have acquired enough skills and experience might be moved to another job within the organization that make better use of their developing talent. The labor requirements of organization will change as new skill requirements are created and old are no longer required to all of them is the correct answer. Which of the following might be the result if labor requirements of the organization will change is a new skills requirements are created and old skills are no longer required? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट होगा क्या करना पड़ेगा, किस चीज का, इफ लेबर रिक्वायरमेंट विल चेंज, अगर लेबर की रिक्वायरमेंट चेंज हो, मसलन लोगों की जरूरत नहीं है या बहुत सारे लोगों की जरूरत है। दूसरा, न्यू स्किल्स आर रिक्वायर्ड, पहले वो मैनुअल काम करते थे, अब मैकेनाइज हो गए, मैकेनाइज से अब रोबोट्स की तरफ चले गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड न्यू स्किल्स आर ओल्ड स्किल्स आर नो लॉन्गर, क्या करना पड़ेगा, पीपल आर रिक्रूटेड टू फिल न्यू जॉब्स विद न्यू स्किल्स। यस, सोचो भाई, देखो ना, जब नया स्किल है तो नए लोग रखने पड़ेंगे, और सम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज माइट बी मेड रिडंडेंट। यस, या ऑल ऑफ द अबव, सोचो क्या एक काम होगा, दोनों होंगे, दोनों होंगे। चेंजेस इन वर्कफोर्स मस्ट बी dash in order to make sure that the workforce remains efficient and effective. Changes in workforce must be क्या, downplayed, ignored, या properly managed, and none of the above. Changes in workforce must be properly managed. Properly, क्यों, ताकि efficiency और effectiveness पे फर्क ना है। Changes क्या हो सकती हैं, लोगों की जरूरत नहीं है, अब अगर आप 2 लोग निकाल दो तो बाकी लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, हमें भी निकाला जाएगा। आप 2 लोगों को फायर करोगे, आपके कितने एम्प्लॉइज हो सकते चले जाए, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है। 55 चेंजेस इन वर्कफोर्स मस्ट बी प्रॉपर्ली मैनेज्ड टू मेक श्योर, पहले तो कहा ना क्या, आप कहते हैं टू मेक श्योर दैट जॉब वैकेंसीज आर फिल्ड व्हेन दे अकर, टू मेक श्योर सूटेबल इंडिविजुअल्स आर अपॉइंटेड टू डू द जॉब, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्यों भाई, प्रॉपर्ली इससे मैनेज करेंगे कि जॉब वैकेंसीज को फिल भी तो करें, अगर कोई जा रहा है तो उसको फिल करना है, और suitable individuals are appointed, suitable, दोनों चीजें। Which of the following statement is true with respect to recruitment? It starts when a job vacancy is identified. A job vacancy is identified. It is the process of obtaining
अ सप्लाई ऑफ सूटेबल, सप्लाई का मतलब क्या है, जो आपके पास सीवीज हों, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या है कि जो सप्लाईज, जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करें ना कि कितनी, बहुत सारी, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ सूटेबल पॉसिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंसी, या ऑल ऑफ द अबव। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये दोनों चीजें होती हैं, अभी हमने देखा था। Which of the following must be brought to the attention of individuals who might want to apply for them? जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके नॉलेज में क्या चीज लाना जरूरी है? क्या प्रमोशंस, ट्रेनिंग, जॉब्स, रिवार्ड्स? वैसे तो सारी चीजें जरूरी हैं, मगर पहले कौन सी होगी? जॉब, उसकी नॉलेज में लाइन रही। कल पता चले कि वो कहे ये तो मुझे काम ही नहीं आता, हमने ऐड दिया था किसी बंदे का, हमने बताया तक नहीं कि वो क्या काम करेगा, हमने बताया तक नहीं कि उसमें क्या उस जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशन है, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन हमने नहीं बताई, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने नहीं बताई, तो हमें कहां से वो बंदा मिलेगा? तो जरूरी है उस बंदे की नॉलेज में लाना जो अप्लाई करना चाहता है। A job vacancy might be advertised within the organization internally to existing employees, externally to people outside organization, या both? And the correct option is both. इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल रिक्रूटिंग सीक्स टू फिल ओपन पोजीशंस, यानी जो वैकेंसीज हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे करते हैं? विद पर्संस वर्किंग इन अदर कंपनीज, यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है? विद पर्संस वर्किंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन से फिल करते हैं, पर्संस ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी से करते हैं, पर्संस हु हैव अप्लाइड फॉर द जॉब कहां से करते हैं? नन ऑफ द अबव। कहां से करते हैं? जब हमने कहा इंटरनल रिक्रूटिंग तो कंपनी के अंदरूनी लोग होंगे। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग करंट एम्प्लॉइज, यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट टू फिल जॉब ओपनिंग्स यानी जॉब वैकेंसीज इज when compared with the cost of hiring and training new employees from the, बताओ क्यों, क्या है? पहले तो कि hiring current employees to fill a job is क्या? लो, कॉस्ट इसकी लो है, इनएक्सपेंसिव है, सेम है, नन ऑफ द अबव। क्या है? ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, इनएक्सपेंसिव। क्यों भाई? वैसे तो मैंने लो लिख के भी कंफ्यूज किया, बट प्रॉपर वर्ड इज इनएक्सपेंसिव जो बुक में यूज हुआ, इसलिए कि जब आप अंदरूनी लोग होंगे वहीं से फिर फर्क, मैं बता रहा हूँ आपको, वहीं से लोगों को प्रमोशन देके, वहीं से लोगों को सिलेक्ट करके अगर आप बेटर पोजीशन दोगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो कल्चर जानता है, वो जेल टुगेदर हो चुका है, बहुत सारे मसाइल खत्म हो। इंसानों से काम करना आसान काम नहीं है। मैं बताऊं, आप हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर को लोग कुछ ताने दे रहे हैं कि मैनेजमेंट उसको नहीं आती या जो भी है। मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, गैर सियासी बंदा हूँ। सियासत को देख के एंजॉय जरूर करता हूँ, इंटरटेनमेंट जरूर करता हूँ, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सियासत को देख लेता हूँ कि क्या हो रही है, मगर मैं बिल्कुल किसी सियासी पार्टी से मेरी वाबस्तगी नहीं है, मेरी इस मुल्क से वाबस्तगी है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी है भाई, इस यहाँ एक कंपनी लोगों से नहीं चलाई जाती, यहाँ लोगों से पान की दुकान नहीं चलाई जाती। इतना बड़ा मुल्क चलाना कोई आसान काम, और वो भी वो मुल्क जो 74 सालों में 76 सालों में वो मुल्क अभी तक स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, इदारे ही नहीं बने। मैं बताऊं, अब बात ये है कि इस मुल्क के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो भी तो नहीं है ना, तो कहां से मैनेज करेगा एक बंदा? ठीक है। उनकी गलती पता है क्या थी? उन्होंने ऑप्टिक्स शो नहीं की। ऑप्टिक्स जो चीजें नजर आती हैं, वो अगर हर 15वें दिन हमें अस्पताल में नजर आते हैं ना, हर वो 10वें दिन हमें वो रोड पे नजर आते हैं ना, वो नजर आते हैं, वो जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, तो इस वक्त बेटा, अभी तो लोग तो खैर निकले हैं, इस वक्त पूरा मुल्क निकल चुका होता है, या शायद ये सिचुएशन ही नहीं आती। समझ आ रही है? तो बहरहाल क्या है कि जो इंटरनल लोग होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, बाहर से जब लोग लाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी लगती है। Internal recruitment is good for employees' morale. It can be beneficial because they have already proven themselves. So new employees have proven themselves. Existing employees, external employees, trained employees, किसकी बात हो रही है? ये existing employees की बात हो रही है, correct? क्यों? कि इंटरनल एम्प्लॉइज के लिए ये हाई मोरल इसलिए होगा कि भाई यार हम अच्छी जगह काम करते हैं, देखें हमें अपॉर्चुनिटी दी इन्होंने। ठीक है, मैं एक आपको अपनी मिसाल दूंगा बेटा। ARTT बिजनेस स्कूल में एक अकाउंटेंट की जॉब खाली हुई, पिछले अकाउंटेंट की कोई मजबूरी थी, उसने रिजाइन किया। तो हमारे पास एक बंदा था जो ग्राफिक डिजाइनर था, मगर उसमें ना ग्राफिक डिजाइनर तो था, बट उसकी और मतलब बहुत अच्छा लड़का माशाल्लाह,
तो ग्राफिक डिजाइनर मुझे एक दिन सडनली स्ट्राइक करता है, क्योंकि मेरी सोच भी यही होती है, पहले आप उनको निकाल देना इस नॉट सोल्यूशन, आप इंटरनल लोगों को 10 दफा रिफाइन करो। तो मेरे जहन में एक आइडिया स्ट्राइक करता, अरे यार ये तो है। उसी वक्त उस आके माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। तो क्या है, इंटरनल मोरल हाई हो जाता है। क्या मोरल, यार देखो भाई जबरदस्त लोग हैं, ये है वो है, यार कैसे अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल हाई हो जाता है, और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे? इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पर्सनैलिटीज आर नोन। पता होता है यार ये कैसा है, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो पर्सनैलिटी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज हम इनफॉर्मल किस्म के गालियों वाले, तो यार ये तो इस किस्म का बंदा है, पता चल चुका होता है ना सबका। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस हैव बीन थॉरोली असेस्ड, पता होता है कितने पानी में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए इंटरनल लोगों का बेनिफिट होता है। Internal recruiting seeks to fill positions with persons already working in the company. However, hiring from within creates another job vacancy. ये भी आपने याद रखना है कि इससे एक जॉब तो फिल की आपने, मगर उसकी वैकेंसी तो क्या हो गई, उसकी जॉब तो खाली हो गई ना। तो आपको इसका मतलब उसकी जगह पे बंदा हायर करना पड़ेगा। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैं अगर इसको इस तरह करूं, आपको कहूं कि इंटरनल रिक्रूटिंग, सुनिएगा मेरी बात, टू फिल अ वैकेंसी थ्रू इंटरनल रिक्रूटिंग क्रिएट्स अ वैकेंसी। ठीक है, ये क्या स्टेटमेंट सही है? यस इट इज, क्योंकि एक फिल हो जाएगी दूसरी क्रिएट हो जाएगी। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन बी greatly facilitated by using Dash that contains an employee database। भाई अब हमने अनाउंस करना है, बड़ी कंपनीज उठा लो, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को नहीं पता होता कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, अक्सर औकात तो काम करते वक्त आपको थोड़ी पता होता कि आपके साथ वाला क्या कर रहा होता है। तो पता कैसे चलेगा कि यार एक पोजीशन वेकेंट हुई है यहाँ पे, और उसके लिए हम चाहते हैं कि जी कंपनी के अंदरूनी लोग जो है आप अप्लाई करो, हम आपको इंटरव्यू करेंगे, हम देखेंगे सूटेबिलिटी होगी तो आपको हायर कर लेंगे। तो कहते लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे? वो जो रिक्रूटमेंट है, यानी उन तक इन्फॉर्मेशन फैसिलिटेट कैसे होगा? हम क्या यूज करें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करें, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करें, या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करें? कौन सा सिस्टम यूज करें? जहां एम्प्लॉइज का डेटा होता है, जहां उनकी ईमेल्स होंगे, जहां उनके फोन नंबर्स होंगे, जहां उनकी पर्सनल डेटा होगी, उस सिस्टम को यूज करेंगे ना। क्यों? वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये स्किल्स किस किस में पाया जाता है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, इस किस्म की बीकॉम किया कम से कम, तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे ना। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन रखता है? बताओ भाई। वो बेटा उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसको डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं कहते, डेटाबेस कुछ और होता है। आपके एम्प्लॉइज का जो डेटा होता है वो डेटाबेस में नहीं, वो इधर होता है। डेटाबेस बनता है आपके प्रोसेसेस और बिजनेसेस की सेल्स वगैरह के लिए। द एम्प्लॉई डेटाबेस यानी ये एम्प्लॉइज का है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या होता है उसमें? एम्प्लॉई की प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल पता चलता है, एजुकेशन सर्टिफिकेशन, जॉब, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मेंस, सब ये उसमें होती है, ऑल ऑफ द अबव। तभी तो वो सिस्टम फैसिलिटेट करता है, तभी तो हम जाते हैं, देखते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं लोगों को, फिर बुलाते हैं। टू फिल द पोजीशंस by the method of internal recruitment, dash and dash are the most common avenues। बताएं। to fill the positions by the method of internal, कौन से? skill and technology, incentive and perks, promotion and job transfers। गौर से सुनना ये कि अगर इंटरनल मेथड में दो मोस्ट कॉमन एवेन्यूज है, एवेन्यूज को आप वेज पढ़ो, ये दो तरीके हैं जिससे ये अक्सर ये काम किया जाता है। कौन सा? इंटरनल जॉब रिक्रूटमेंट का। कैसे? वो है लोगों को प्रमोट कर लो या ट्रांसफर कर लो, ये भी रिक्रूटमेंट के तरीके हैं। ठीक है, ये भी है कि प्रमोशन देके उससे वो काम करवाया, या एक दूसरे विंग से इधर लेके आया उससे काम करवाया। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड अप्रेजल्स ऑफ इंडिविजुअल्स is one of the method to fill vacancies by internal recruitment। ये ट्रू है, इसके थ्रू चूंकि हमें पता चलता है कि जी परफॉर्मेंस रिपोर्ट से पता चलेगा ना कि इसका काम क्या है और कितना इफेक्टिव है, कितने टाइम की पाबंदी है, कितना काम आता है, उस हिसाब से हमें जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है उसमें आसानी होती है। Which of the following method may be used individually or together with another method to fill the vacancy through internal recruitment?
List of potential employees who are ready for promotion may be invited to apply for a more senior job. अब हमारे पास एक जॉब थी से सीनियर मैनेजर, हमने क्या किया जी, असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर्स जो भी थे या उससे जो लेयर था सीनियर मैनेजर, तो मैनेजर्स के हमने कहा जी सीवी ले आओ या मैनेजर की जो लिस्ट ले आओ, किस चीज की लिस्ट, ताकि हम देखें कि कौन कौन से प्रमोशन जोन में, उनमें से एक को प्रमोट करके हमने वो जॉब दे दी। द इन हाउस और द कंपनी मैगजीन में या इन हाउस अगर कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन है उसमें हमने उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी। द ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट और HR पोर्टल, उसमें हमने डाल दिया, ईमेल आ गई, वेबसाइट पे दे दिया, फॉर नोटिस आ गया फॉर ऑल एम्प्लॉइज या फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिविजुअली या किसी और मेथड के जरिए क्या कर सकता है, फिल करता है वैकेंसी थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो ये सारे के सारे मेथड्स है ना, इन सबको इस्तेमाल किया। डैश इज एन एफर्ट टू फिल पोजीशंस विद एप्लीकेशंस फ्रॉम आउटसाइड द फर्म। अब बताओ आउटसाइड द फर्म जो क्या करेंगे, उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। Some firms may seek to recruit more qualified candidates than current employees when using Dash, especially for some specialized job। ऐसी स्पेशलाइज्ड जॉब पोजीशन है जो हमारा एग्जिस्टिंग बंदा को अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, वही एक्सटर्नल रिक्रूटिंग करेंगे। In certain situations, due to which of the following reason an external candidate is preferred in recruitment? क्यों भाई, to avoid it। अब कंपटीशन शुरू हो गया, हमने एक मैनेजर को प्रमोट कर दिया, दूसरा 3 आगे खड़े हो जाए हमें भी करो, ठीक है, वो आपस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ये इसमें ऐसा क्या था, ये तो मेरे बाद आया था, मैं तो सीनियर हूं। टू कम्पीट विद राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, टू कम्पीट विद, इसको अवॉइड करना है, राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, to compete with rival organizations, to promote the external candidates, to make the employees redundant। बताएं, due to which of the following reason an external candidate is preferred, किस वजह से प्रेफर किया जाता है, किस वजह से, तो अवॉइड इंटरनल कंपटीशन, इसकी वजह से। बाकी रीजंस तो है अपनी जगह, उसकी वजह से अवॉइड नहीं करेंगे। हम कहेगा एक बाहर वाले से कंपटीशन में कैसे खत्म करूं भाई, मैं अगर इंटरनल बंदा रखूं उससे कोई फर्क थोड़ी है, ठीक है। प्रमोट एक्सटर्नल कैंडिडेट, ये तो कुछ भी नहीं है। टू मेक एम्प्लॉइज रिडंडेंट, कुछ भी नहीं है, इररिलेवेंट ऑप्शंस है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एवेन्यू अ कंपनी में चूज टू सोर्स एक्सटर्नल। सोर्स का मतलब क्या है, एप्लीकेशंस हासिल करना फॉर ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन का मतलब क्या है, ओपन पोजीशन का मतलब है वैकेंट। ये देखो, ये जो अंग्रेजी लिखी है ना, ये अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन जो है वो, जो ऑब्वियसली हमने जो जो जिसने बुक कंपाइल की होगी उसने अच्छे रिसोर्सेज यूज किए हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज, तो इस वजह से ये लैंग्वेज जो है ना इस्तेमाल हो रही है। सोर्स क्या, सोर्स एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर ओपन पोजीशंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवेन्यू, नॉट एन एवेन्यू। इन सिंपल वर्ड्स, किन किन कौन सी ऐसी चीजें जिसके जरिए एप्लीकेशंस न आती हो। इंटरनेट रिसोर्सेज एंड सोशल मीडिया, जॉब फेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे तो इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब नॉट लिखा है तो नन ऑफ। In addition to recruitment agencies, which of the following is the medium to source external applications for open vacant positions? के लिए हम applications कैसे हासिल करते हैं, उसको कैसे सोर्स करते हैं, यानी किस तरीके से करते हैं। In addition to, नोट कीजिएगा, यानी इसका मतलब है कि एक तरीका होता है रिक्रूटिंग एजेंसीज के थ्रू हम एप्लीकेशंस हासिल करें, मगर इसके अलावा और क्या होता है, मीडिया एडवर्टाइजिंग के जरिए, ओपन हाउस, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मिल सकें। ओपन हाउस, आल्सो कॉल्ड ओपन डेज, is one of the medium used to source external recruitment, commonly used in university to attract fresh graduates। भाई ओपन हाउसेस, ये तो वो ओपन हाउसेस नहीं है जो एडमिशन के लिए किए जाते हैं, ये ओपन हाउस है जॉब्स के लिए, और खास तौर पे यूनिवर्सिटीज में किए जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन हाउस, इसलिए कहते हैं कि जी हमने दरवाजे खोल दिए। अब ये जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है, कौन कौन है जो हमारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करेगा, इन एक जॉब फेयर की तरह होता है। आओ और इनमें से आप रिक्रूटमेंट करो, एप्लीकेशंस वगैरह लो, जो भी हमारे लोग इंटरेस्टेड हैं। Which of the following is the process of collecting information about applicants and using that information to decide which ones to hire?
process of collecting information about application applicants and using the information to decide. The moment आप ये देखो ना, समझो कि ये सिलेक्शन की बात हो रही है। अब सिलेक्शन में कोई इंटरनल और एक्सटर्नल सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है, सिलेक्शन है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन इंक्लूड्स द एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशन इटसेल्फ as well as interviewing, testing, reference checking, and other tools organizations may use to filter out the most suitable applicant from the human resource information system, application pool, recruitment pool या data pool, from the, इसको आपको बता देना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है और सिलेक्शन एप्लीकेशन के से ऑनवर्ड्स एप्लीकेशन आने तक का प्रोसेस जो होता है वो होता है क्या, रिक्रूटमेंट पूल, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन आने तक रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उसमें पूल में वहां से जो एप्लीकेशन आई उन एप्लीकेशन से ऑनवर्ड्स सारा प्रोसेस जो होता है वो सिलेक्शन कहलाता है। Which of the following is the process of appointing the most suitable candidate to our job vacancy by choosing the best individual from the candidate? क्या है इसमें, हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है, इज द प्रोसेस, यहां से पढ़ो ये कौन सा प्रोसेस है, किस चीज की डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू अ जॉब वैकेंसी by choosing the best individual। तो किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। Recruitment is concerned with dash getting candidates to apply for the job vacancies। Recruitment वो जो सिलेक्शन से पहले का प्रोसेस है, क्वालिटी, क्वांटिटी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट। कहता है रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विथ गौर से सुनना मेरी बात, रिक्रूटमेंट में क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, ये आपको अगर नहीं नोट किया हुआ अब तक तो नोट करो, ये आ सकता है। क्वांटिटी चाहते हैं, क्वालिटी नहीं, ज्यादा, भाई 20,000 लोग दे दो, 15,000 आ जाए एप्लीकेशन सालों की, हम तो सिलेक्शन करेंगे बाद में। तो रिक्रूटमेंट का ताल्लुक किससे, क्वांटिटी से, तो सिलेक्शन का ताल्लुक किससे होगा, बताओ, सिलेक्शन का ताल्लुक किससे होगा, सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटी, विथ क्वालिटी। रिक्रूटमेंट जो इनिशियल फेज है विथ क्वांटिटी, सिलेक्शन जो फाइनल फेज है विथ क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन? पहली चीज क्या है, सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ क्वालिटी, सिलेक्शन इज कंसर्न्ड विथ चूजिंग द इंडिविजुअल। तो ये दोनों की दोनों चीजें इसमें पाई जाती हैं, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस? बताइए जी क्या है, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, फिजिकल एग्जाम एंड मेडिकल एग्जाम्स, या इनिशियल स्क्रीनिंग, या नन ऑफ देम? दिस इज इनिशियल स्क्रीनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस में जब हमारे पास सीवीज आ गई तो पहले क्या करेंगे, किसी क्राइटेरिया पे हम क्या करेंगे, इनिशियल स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग नहीं बोल रहा, इनिशियल स्क्रीनिंग बोल रहा हूँ। क्या करेंगे, ये इस किस्म के लोगों को, भाई जिसकी एज होगी 40 से अब उनको साइड पे कर दो, ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन से कम उनको साइड पे कर दो। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग हो रही है। Which of the following is the step या hurdle of selection process? सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसका स्टेप क्या है, स्टेप्स क्या है, इनिशियल स्क्रीनिंग करना जो हमने देखा यस है, एम्प्लॉयमेंट के लिए टेस्टिंग करना वो भी है, सिलेक्शन इंटरव्यू करना वो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 स्टेप्स भी हैं और साथ में हर्डल्स भी हैं। हर्डल्स इस तरीके से इसको पार करना पड़ेगा, हर्डल को पार करोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे, इस सेंस में ये सारे हमारे हर्डल्स भी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। ड्यूरिंग इनिशियल स्क्रीनिंग an applicant completes an application form and or submits a resume and has a brief interview of 30 minutes or less। अब देखिए ये आपकी बुक में लिखा है मगर इसका 30 मिनट्स होना जरूरी नहीं होता, 10 मिनट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो 30 मिनट्स को ऐसे कोई फिक्स नहीं क्राइटेरिया। तो क्या करता है वो, एक एप्लीकेशन देता है, उसके बाद क्या करता है जी, उसके साथ एक रेज्यूमे देता है, सीवी देता है, और उसके साथ एक इंटरव्यू हो सकता है, ब्रीफ। तो क्या ये स्टेटमेंट्स ठीक है इनिशियल स्क्रीनिंग में? यस, ये होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग ऐसे भी हो सकती है। जॉब एप्लीकेशंस इंक्लूड्स एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ड्यूटीज परफॉर्म, ऑल ऑफ द, ये सारे के सारे जॉब एप्लीकेशंस में शामिल होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की डिस्कशन पॉइंट is also included in job application to avoid wasting time and effort? एक डिस्कशन पॉइंट होता है ना, डिस्कशन पॉइंट में कोई ऐसा होगा कि जी जो बाद में टाइम दोनों का जो है वो जाया ना हो, तो इसमें ऐसी क्या चीज होती है जो लिखनी चाहिए जॉब एप्लीकेशन में एप्लीकेंट्स को? अदर स्किल्स,
एंड इंटरेस्ट लिखने चाहिए, रेम्यूनरेशन एक्सपेक्टेशंस लिखनी, जॉब आवर्स लिखने चाहिए। तो इसमें रेम्यूनरेशन वो कहते हैं ना, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कितनी सैलरी पहले लिख दो ताकि वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर। लेकिन इसलिए लोग लिखते नहीं है कि चलो जितनी भी मिले तो हम जाओगे, मगर वो आमतौर पे जहाँ पे जॉब मार्केट बुरा नहीं होता हमारे मुल्क की तरह, अच्छा होता है, तो बता देते हैं कि देखिए आपने अगर मुझे इतने पैसे से कम दिया मैं नहीं आऊंगा। तो ना आपका टाइम जाया हुआ ना मेरा टाइम जाया, पूरा प्रोसेस गुजरा, आखिर में पैसे में बात नहीं बनी। तो इसलिए कहते हैं कि ये लिख देना चाहिए। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप ऑफ सिलेक्ट। फर्स्ट क्या था, इनिशियल स्क्रीनिंग। सेकंड क्या है, ब्रीफ इंटरव्यू, टेस्टिंग, बैकग्राउंड एंड रेज्यूमे चेक। बैकग्राउंड रेज्यूमे चेक तो सॉरी रेफरेंस चेक। तो सेकंड क्या होगा, अब आप नोट कर लें, सेकंड होगा टेस्टिंग। पहले क्या होगा जो इनिशियल स्क्रीनिंग, सेकंड स्टेप क्या होगा टेस्टिंग। इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट of selection, which of the following test is used to determine whether an applicant has the, अब हमने क्या कहा सेकंड स्टेप टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग में क्या होता है, क्या टेस्टिंग होती है, तो कहता है कि उसमें क्या क्या शामिल होगा टेस्टिंग में। टेस्टिंग के फेज में क्या आता है, whether applicant has the skills necessary, मेडिकल टेस्ट होता है, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, जब हम सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा, उस वक्त उसे मेडिकल टेस्ट कराते हैं, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का टेस्ट कराते हैं, या विजुअल टेस्ट कराते हैं, या ऑल ऑफ द अबव कराते हैं। नहीं, जब आप उसको मेडिकल तो बाद में कराओगे, आंखों का अगर कोई चेकअप करना है तो पता नहीं, वो पहले तो उसकी एबिलिटी तो देख लो। अगर हमें नहीं समझ आया उसको वही बात है, क्यों उससे मेडिकल का खर्चा कराएं, क्यों हम उससे क्या मेडिकल, समझ रहे हो। तो मेडिकल ये बात क्या है, सेकंड स्टेप की है। सेकंड स्टेप क्या था, टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे की जाती है, एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को टेस्ट करके। Which of the following tests may be used to assess an applicant's potential for certain kind of work in his or her ability to fit into organization's culture? तो कौन सा टेस्ट होता है जो ये चेक करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, टेक्निकल एंड पर्सनालिटी टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव ये यूज हो सकते हैं उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए। वेदर यूज्ड इंडिविजुअली और टुगेदर, द DASH and employment tests, the DASH and employment test can assess which of the following। तो ऐसी क्या चीज है जो इस DASH में आएगी, द cognitive ability, motivation potential, knowledge and skill, all of the above, all of them। While selection, the tool most widely used in making hiring decisions is DASH, an in-depth exam regarding applicants' work experience, skills, abilities, education, career। तो क्या है मोस्ट, यहाँ फोकस किस चीज में, मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल किस हायरिंग डिसीजन में, सिलेक्शन के प्रोसेस में। जहाँ फिजिकल एग्जाम कराते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, मोस्ट कॉमनली इंटरव्यू होता है, समटाइम्स टेस्ट नहीं लेते, सीधा सीधा। मोस्ट कॉमनली जो टूल होता है वो क्या कहलाता है, वो सिलेक्शन इंटरव्यू कहलाता है। 90 for managerial and professional positions an applicant may be interviewed by DASH including the line manager for position to be filled। तो external person, several persons, limited persons, chief executives। तो इसमें है several persons, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको including करके line manager भी बताया गया है। तो several persons इंटरव्यू ले सकते हैं, और उसमें वो line manager जिसको वो रिपोर्ट करेगा, उसका बॉस बनेगा, वो भी इंटरव्यू कर सकता है। Selection interview is designed to determine क्या person's health and fitness, person's communication skills and motivations, person's financial status। तो एक बात मैं आपको यहाँ आपको एडवाइस भी करूंगा कि इंटरव्यूज में जाके हाथ पैर नहीं छोड़ा करें। इंटरव्यूज आपकी कभी भी नॉलेज की उस तरीके से इम्तिहान नहीं होता। आपको कुछ भी ना आता हो फिर भी आप इंटरव्यू को कामयाबी से निकल सकते हो। क्यों, क्योंकि हकीकत में इंटरव्यू में बुलाते ही उस वक्त है जब आप उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स नॉलेज की पूरी कर रहे होते हैं। सारे नहीं तो काफी हद तक आप उनकी नॉलेज बेस्ड, नॉलेज आपने एक क्वालिफिकेशन ले ली हुई है, आप क्वालिफाइड हो चुके हो, नॉलेज क्या चेक करेंगे। हाँ सवाल पूछेंगे, वो हकीकत में नॉलेज का नहीं बेटा, आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो वहां ना अगर एक चीज ना आए तो उससे परेशान नहीं होते, वो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अब एक चीज नहीं आई, मेरा CSS का इंटरव्यू था, पाकिस्तान की मेरी 3rd हाईएस्ट मार्क्स आई थी इंटरव्यू की, और 6 लोग थे उसमें। उसमें जो लोग थे 2 PhD होल्डर्स थे, एक रिटायर्ड कोर कमांडर था, मतलब हाई पावर्ड बोर्ड था FPSC का,
और कोई मेरा 1 घंटे और 10 मिनट इंटरव्यू चला था, बिलीव मी, ऐसा 3rd हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने मुझे दिए थे। जो मैं सोच के गया था ना, वो यही सोच के गया था कि यार देखो CSS का रिटन मैंने पास कर लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नॉलेज है अल्लाह के करम से, अब मैंने जाके ना खुल के खेलना है उधर। वहाँ मेरे से वो डिबेट कर रहे थे, वहाँ मुझसे वो ओपिनियन ले रहे थे, वहाँ मुझे रेजिस्ट कर रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे, मैं कहता दिन, कहते नहीं रात, कहते साबित करो दिन कैसे, फिर मैं उस पर शुरू हो जाता, किसी किसी जगह बोलने नहीं दे। तो देखिए इंटरव्यू के लिए ना जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, याद रखना, इट इज द पर्सनैलिटी, इट इज नॉट द नॉलेज, इट इज द पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसमें आपको बात करने का अंदाज, तमीज। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, टाइम बहरहाल कम है, मगर एक बात बताऊं, मैं खुद 200 से 250 इंटरव्यूज कर चुका हूं सिलेक्शन बोर्ड्स में रहते हुए गवर्नमेंट के। तो मैं खुद देख रहा होता हूं कि इतने जबरदस्त टैलेंटेड लोग होते हैं, मगर उनको ना इंटरव्यू में आके वो बिल्कुल अपने आप को डिजास्टर कर देते हैं। एक कैंडिडेट मुझे याद है, आया, मैंने कहा जी ये तो सिलेक्ट होगा, और यकीन करें जैसे चेयर पे बैठा ना, बैठते ही उसने उस चेयर को घुमाना शुरू कर दिया, और जब आवाज, तो आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ, इतना वेल ड्रेस्ड, इतना वेल ड्रेस्ड, और माशाल्लाह क्या उसका गेटअप था, द वे ही वॉकड इनटू द रूम, सारा जीरो। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें अगर आप बैलेंस कर लोगे, मैं इंशाल्लाह आपको आगे जब आप आगे आओगे, कैफ में आओगे और इस स्टेज पे पहुंचोगे, तो पूरी इंटरव्यू टेक्निक्स बताऊंगा कि इंटरव्यूज के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो वही बता सकता है, वो किताबों से पढ़ी हुई बातें नहीं है, जिसने खुद इंटरव्यू कंडक्ट किया हो, ऐसे लोग ही ये चीजें सिखा सकते हैं। During the selection interview, the applicant may be presented with किस किस्म की सिचुएशन है, एंड आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ, उसको एक सिचुएशन दी जा सकती है, और उसके बाद उसको कहा जा सकता है, बताओ तुम क्या करते, तुम क्या करोगे इस वक्त, मशीन है, मशीन चला रहे हैं, उसके एक पुर्जा टूट गया, क्या करोगे, मशीन में आग लगे, क्या करोगे। तो किस किस्म की सिचुएशंस ड्यूरिंग इंटरव्यूज को दी जा सकती है, नॉन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक सिचुएशंस, क्रिटिकल सिचुएशंस, ऑल ऑफ दो। तो रियलिस्टिक सिचुएशन जो रियल लाइफ से होगी वो उसको बताई जा सकती है, उसमें उसका रिएक्शन जज किया जाएगा। इफ द एप्लीकेंट पास द डिश, मोस्ट फर्म्स एग्जामिन देयर बैकग्राउंड एंड चेक देयर रेफरेंसेस। कहते हैं जब वो पास कर चुका है द डिश, क्या, इनिशियल स्क्रीनिंग, सिलेक्शन इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, नन ऑफ द अबव, वो जब पास कर चुका है सिलेक्शन, यानी वो अब सिलेक्ट हो चुका है इंटरव्यू का, तो आते हैं उसकी किस चीज पे, बैकग्राउंड चेक पे। तो आते हैं भाई ये क्रिमिनल तो नहीं है, इस पे कोई FIR तो नहीं कटी हुई, अच्छा जी इसकी रेप्यूटेशन क्या है जी, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसको ये भी किया जाता है। उसने रेफरेंस दिया था 3 लोगों को, उनको फोन किया, हम इसको जानते ही नहीं, तो शुरू में करने का फायदा नहीं है ना। इन रिसेंट ईयर्स an increasing number of employers want to research applicants' background, including their legal history, reason for leaving previous jobs, their creditworthiness, and general conduct to assess job match. ये किया जा रहा है recently, yes ये किया जा रहा है। A firm may require an applicant to have a dish to ensure he or she is physically able to perform job tasks. तो क्या होगा, कैसे पता चलता है फिजिकली एबल है कि नहीं, IQ टेस्ट के थ्रू, पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू, मेडिकल टेस्ट के थ्रू, या टेक्निकल टेस्ट के थ्रू, तो फिटनेस मेडिकल टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। Some jobs such as airline industry and law enforcement may put more emphasis on dish to ensure he or she is physically able to perform। भाई देखिए बात ये है कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, लॉ एनफोर्समेंट, वो किस चीज पे हो सकता है, जरूर नहीं कि एक ही फीचर हो। भाई ये इल्म और अकल जो है इसमें ना, मतलब कोई कूट कूट के पाया गया, जरूरी थोड़ी है जगह पे। तो कहते हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ और चीजें, कौन सी इंडस्ट्री बताई, एयरलाइन इंडस्ट्री, तो उसमें क्या चाहिए, एम्फोसिस किस पे होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे होता है, या वो मौलवी है रिलीजियोसिटी पे होता है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल एजिलिटी पे होता है, या ना। तो कुछ ऐसी होती हैं तो फिजिकल फिटनेस और मेंटल एजिलिटी पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि उनमें जॉब की रिक्वायरमेंट पे ये चीज आती है। Companies may ask candidates to submit medical tests, including drug tests for certain jobs, to minimize क्या, देश इंश्योरेंस रिस्क एंड रिलेटेड देश। वो क्यों मांगते हैं मेडिकल रिकॉर्ड, क्यों टेस्टिंग करवाते हैं, ये आप अपना मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट दो, एनुअल मेडिकल सर्टिफिकेट दो, तो उसमें क्या चेक कर, क्या है, ताकि मिनिमाइज कर सके क्या, हेल्थ, फाइनेंशियल, मेडिकल प्रोडक्टिविटी, लाइफ
फाइनेंशियल, मेडिकल, क्रिटिकल। अब आप क्या कहें तो मिनिमाइज क्या, लाइफ इंश्योरेंस रिस्क एंड रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज। सी, मिनिमाइज हेल्थ इंश्योरेंस रिस्क एंड रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज। ए, कौन सा ठीक लग रहा है आपको? ये आप देख रहे हो कैसे ट्रैप हो गए, यानी बुक, भाई देखो कैसे। अब आप फिट करो, मिनिमाइज मेडिकल यहां आ गया, और प्रोडक्टिविटी इश्यूज, ठीक है। अब फिट हो गया बेटा। तो क्लोजनेस जहां आई ना, वहां पे देखो, मैं आपको अगेन एडवाइस कर रहा हूं, आज मैं पहले भी कर चुका हूं यार, जहां आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एक टाइम रखना है, उसके बाद आपने यू हैव टू से टू योरसेल्फ गो, मूव ऑन। एक के चक्कर में 10 नहीं जाया करने अपने। Once the screening is completed, yeah, initial screening nahi, complete screening is completed, the top candidate is selected from the list and offered a job. Yes, true. In selection process, after the top candidates are selected from the list, the remaining qualified applicants can be considered on which of the following condition. भाई अगर हमें 3 जॉब, या सपोज करें 10 लोग अच्छे थे, हमने लिस्ट बनाई, 10 लोग पास हो गए, पोजीशन सिर्फ 2 थी, हमने 2 को दे दी, अब रिमेनिंग का क्या करें? इफ द टॉप कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड फॉर द जॉब, भाई जो टॉप कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है वो डिस्क्वालिफाई कैसे होगा? वो तो क्वालिफाई हो गया ना, तो ए इज इनकरेक्ट। इफ द रिमेनिंग कैंडिडेट्स एग्री टू डू, वो अगर वो जो नीचे वाले थे 8 लोग वो कम पैसों में मान जाए तो। इफ द टॉप कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, उसने कहा जी नहीं मुझे नहीं चाहिए। इफ द रिमेनिंग कैंडिडेट हैव अ स्ट्रांग रेफरेंस, वो फोन करा देते। तो कहते हैं कब आप रिमेनिंग को कंसिडर करोगे? हम उस वक्त करेंगे जब टॉप कैंडिडेट जो है, वो बाकी चीजें तो ऐसी हैं असल में कि टॉप कैंडिडेट अगर रिफ्यूज करेगा तो बाकी हम ये थोड़ी करेंगे कि चूंकि जी मैंने तो मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया था, अब मोहम्मद अली ने रिफ्यूज कर दिया तो पूरा प्रोसेस वापस होगा। कहते हैं भाईजान मोहम्मद अली के बाद जो है ना अहमद अली भी है, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इफ एन एप्लीकेंट progresses satisfactorily through all the selection steps, a decision to क्या assess, hire, train, test to hire the person is made. The applicant who progresses satisfactorily all the selection steps, the decision to hire the person for the job is made. However, the decision of job offer may be contingent upon passing physical exam. वो पास हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, मगर फिर भी उसको कहा जा सकता है कि आपका जो फिजिकल एग्जाम है वो हमें चाहिए, और मेडिकल टेस्ट अगर आपके नहीं आए और कोई ऐसी चीज निकल आई जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती और हमारी जॉब के लिए वो बैरियर बनेगी, तो हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये कंटिंजेंसी होती है। यस, द फाइनल डिसीजन टू हायर द कैंडिडेट, द डेज ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज प्ले अ मेजर रोल। कौन? हु प्लेज मेजर रोल? स्किल्स एंड एजुकेशन, मैनेजर, मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट, प्रोजेक्ट टीम। अब सुनिएगा, इट इज द मैनेजर जिसने उसको सुपरवाइज करना है। वो कहते हैं, वो कहेगा ना मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये बंदा चाहिए, मैं काम करा लूंगा। 103, by the time the steps for screening applicants are completed, the application list should have been enlarged. कहते हैं जी स्क्रीनिंग हो गई एप्लीकेंट्स की, इसका मतलब क्या है कि हमने स्क्रीनिंग में क्या किया जी, हमारे पास से कोई 3000 एप्लीकेशन, हमने उसको रिजेक्ट करके हम आज 200 पे आ चुके हैं। अब 200 पे आ चुके हैं तो हम उसको इनलार्ज क्यों करेंगे? नहीं, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, इनलार्ज थोड़ी करेंगे। शुड हैव बीन क्लियर्ड बाय डिस्क्वालीफाइंग, हम कहते हैं कुछ को डिस्क्वालीफाई कर दो भाई जबरदस्ती, नहीं। शुड हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो सी इज करेक्ट। के असल में हमने ना नेरो करके और एक स्मॉल नंबर तक लाना है ताकि हमारे लिए इंटरव्यू और बाकी प्रोसेस मैनेजेबल हो सके। Some firms take their dash very seriously because they recognize that their future performance is highly dependent on the employees that they recruit. तो किस प्रोसेस को, वैसे तो हर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें जुमला ये लिखा गया है उसमें मार्केटिंग प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं, हायरिंग प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को या रिसर्च को। तो इस जगह पे इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ बी आ सकता है क्योंकि हायरिंग प्रोसेस को सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि उनकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस उन लोगों पे डिपेंड करेगी। सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स विद एन इंटरव्यू इन विच remunerations and employee career growth is discussed.
an offer of employment and acceptance of offer by the chosen candidate, signing of written long term employment contract, a handshake. कहता है जी सिलेक्शन प्रोसेस किस पे एंड होता है? सिलेक्शन प्रोसेस इस पे एंड होता है, बाकी चीजें होना जरूरी नहीं। भाई देखिए इंटरव्यू तो हो चुका ना, सी में देखिए लॉन्ग टर्म में, क्यों लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म भी तो हो सकता है, हाथ मिलाना, भाई कोविड है हाथ नहीं मिलाएंगे। तो बी की बात क्या है, बी इज करेक्ट, कि उसको प्रोसेस कैसे एंड होता है कि उसको जॉब ऑफर दिया गया, अगले ने एक्सेप्ट किया। द एम्प्लॉयर में नॉट बी श्योर whether or not the individual who is offered the job will accept it. It is therefore prudent to identify a dash of the acceptable candidates, applicants listed in order of preference. देखिए आप ना ये ना करो कि ये आपने एक बंदा सिलेक्ट किया और उसके बाद बाकी आप घर चले गए, अगले दिन पता चला जी वो तो आए नहीं, अच्छा जी बाकियों का पता ही नहीं है, बाकी कौन थे कहाँ से आए थे। तो कहते हैं आप एक लिस्ट बना लो। कौन सी लिस्ट बना लो? एक ऐसे लोगों की लिस्ट बना ले जो आपके हिसाब से एक्सेप्टेबल हो, और किस ऑर्डर में बनाओ? इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये बेटा एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रेफरेंस कि पहले इसको लूंगा फिर इसको लूंगा फिर इसको लूंगा, अगर ये नहीं आया तो, जैसे मिसाल ले लें, खान साहब नहीं आए तो भाई हम अली को लेंगे, अली नहीं आया तो सलमान को लेंगे, इस तरह करेंगे। तो ये कौन सी क्या लिस्ट कहलाती है? ये शॉर्ट लिस्ट कहलाती है। इफ द कैंडिडेट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द जॉब ऑफर, if the candidate at the top of the list dash the job offer, the next person on the list can be made an offer and so on until someone in the list is dash. तो कहते हैं पहले क्या है, पहला कैंडिडेट क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, हम दूसरे को रिफ्यूज कर देंगे, सस्पेंड करेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, रिफ्यूज करेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। तो करेक्ट इज सी, कि टॉप ऑफ द लिस्ट पे जो कैंडिडेट है वो रिफ्यूज द जॉब ऑफर कर रहा है, नेक्स्ट पर्सन को हम ऑफर करेंगे अनलेस कि उस लिस्ट में कोई बंदा एक्सेप्ट करे। When the job has been accepted, the arrangement should be confirmed and accepted in, obviously, in writing. Which of the following might require that a new employee should be given a formal, ऐसा कौन सी चीज है ये जो ये रिक्वायरमेंट रखे, रिक्वायर रखे क्या, कि फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट जरूर करो, तुमने करना है इसके साथ। ये रिक्वायरमेंट कौन रख सकता है? टैक्स लॉ रख सकता है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी रख सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखती है, या एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन रख सकती है। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ओनली इसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एचआर पॉलिसी या टैक्स लॉ नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन जो होगी वो ये रिक्वायरमेंट चाहे तो रख सकती है। Which of the following improve the quality of employees within the organization? Recruitment decisions, selection interviews, good selection decisions। अब सोचिए जरा, which of the following improve quality, क्या होगी, क्या होगी? good selection decisions अगर होंगे तो हमारी क्वालिटी बेहतर होगी। Good selection is important because organization which has high quality employees perform better and will become competitive, will become a competitive advantage for it। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। गुड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, पीपल डिसीजन। मैं आपको बताऊं हमारे मुल्क में बहुत बहुत इसको कहते हैं ना, ये डिसीजन मेकिंग जब की जाती है तो मेरी नज़र में, तो मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ, तो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिलती, और मेरा तजर्बा ये है कि लोग नहीं मिलते। जॉब तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लोग चाहते हैं कि उनको नौकरी ना मिले, उनको बादशाहत मिले। तो बादशाहत कहाँ से मिलेगी? तो नौकरी मिलेगी ना। आप चाहते हो आपको जाते ही कि 1 लाख रुपए की जॉब मिले, भाई क्यों आप 10,000 से जाके 1 लाख तक क्यों रुक रहे हो? स्टार्ट करो, वो तुम्हें पता नहीं कहाँ तक तुम अपने आप को देख सकते हो। तुम्हारा ये कभी किसी और दिन मैं आपको बिजनेस की चीजें सिखाऊंगा, अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। Due to which of the following reason a good selection is an important factor? क्या कि ये improve the human capital of organization है, helping business to be more successful है, ये all of the above दोनों चीजें उसमें। Once the most qualified applicant have been selected, have been offered position and have accepted their jobs, they must be formally dash to the organization and dash so they can begin to be productive members। तो क्या करेंगे? Familiarized and promoted। भाई आया अभी है, प्रमोट कैसे होगा? इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रेंड, हाँ ये लग रहा है। एडजस्टेड एंड डेवलप्ड, नो, करेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, उसको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके। टू इंश्योर दैट बोथ न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज हैव द नॉलेज एंड स्किल्स टू परफॉर्म देयर जॉब सक्सेसफुली, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग?
क्या हो उनके पास, समझना मेरी बात, सक्सेसफुली वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज हो, स्किल हो, इसे इंश्योर करने के लिए क्या कराना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज करानी पड़ती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्या, फिजिकल ग्रोथ, लर्निंग सिचुएशंस, प्लानिंग एक्टिविटीज या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो बेसिकली चूंकि लर्निंग से इसका ताल्लुक है, तो लर्निंग सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस इसमें होती है जिसमें in which the employee acquires additional knowledge and skills to increase job performance. Which of the following is specified by training objectives in addition to other positive organizational results? तो इसमें specified by training objectives क्या होता है, all of them, performance improvement होगी, reduction in error, job knowledge to be gained, well motivated individuals learn from their work, तो एंडिंग देयर वर्क, इवैल्यूएटिंग देयर वर्क, अंडरटेकिंग। कहते हैं कि जो वेल मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, वो अपने काम से ही सीखते हैं, अपने काम से ही वो ग्रो करते हैं। तो किससे, वो अंडरटेकिंग देयर वर्क एंड गेट बेटर, काम करने से आता है, काम करने से चीजें बढ़ती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच इंडिविजुअल्स आर टॉट समथिंग स्पेसिफिक। ये एक किस्म की डेफिनेशन है। इस प्रोग्राम शुड हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव to teach the individual some theoretical or practical knowledge or to give individual a new information। ये किसकी डेफिनेशन है, ये ट्रेनिंग की डेफिनेशन है। Which of the following is a process of learning through experience and doing work that augments an employee's skill set and prepares him or her for growth? Individuals learn as they develop by doing the, ये किस चीज की बात हो रही है, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। और आज के लिए आखिरी एमसीक्यू हमारा, development is achieved through DASH and therefore developing a career. Development is achieved through क्या, learning situations, gaining experience, training, performance evaluations, तो it is gaining experience। ठीक है बच्चा, आज का हमने तकरीबन अच्छा खासा HR का सेगमेंट कर लिया है, और ऑब्वियसली रमजान है, थोड़ी सी टाइम की कमी है, आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मैं अनलिमिटेड आपका टाइम नहीं ले सकता। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम HR वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 9 भी कल कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये बरकत दे टाइम में, और आप सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हर रोज की तरह, ताकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। और चंद दिन रह गए हैं, तो याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेनी, और डोंट थिंक, आपने सोचना नहीं है, आपने काम करना है। ठीक है, जस्ट डू इट, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। आप उन चीजों को ना सोचो जो आपने नहीं किए। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ काम आपने किया होगा, इस वक्त जहन नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, उसको रोको। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ रहो, और टाइम नहीं जाया करना बेटा। इंशाल्लाह आप सबका पेपर पास होगा। बहुत बहुत दुआएं आप सारे बच्चों के लिए। इंशाल्लाह कल हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे, और कल की क्लास कंफर्म है इंशाल्लाह 3 बजे से। आप सारे बच्चे नोट कर लें, अपने दोस्तों को बता दें। इन केस अगर लिंक का इशू होगा तो मुझे मेरा नंबर आप सबके पास ही रखता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कल लिंक का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात।